Good morning, students. We again resume with our class. Now we start with our part 2, and yesterday we had studied about, if you remember, that how the crown prince had given the logic and how he had spoke, दो मिरेकल्स हुए थे. अब यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं. अब यहाँ से क्या आगे बढ़ना आप देख पाएंगे अभी कि ये पार्ट सेकंड आ जाता है आपका, ये रहा. नाउ लेट्स मूव ऑन. क्राउन प्रिंस जंग बहादुर ग्रू टॉलर एंड स्ट्रॉन्गर डे बाय डे. अब दिन बर दिन लंबे चौड़े होते गए और मजबूत होते गए. नो अदर मिरेकल मार्ड इज चाइल्डहुड. अब उनके बचपन में वो जो पहले जो चमत्कार हुआ था उसके अलावा कोई भी चमत्कार नहीं हुआ. डेज अपार्ट फ्रॉम द इवेंट ऑलरेडी डिस्क्राइब. जिस घटना का आपको पहले वर्णन किया जा चुका है उसके अलावा कोई दूसरा चमत्कार नहीं हुआ. द बॉय ड्रैंक द मिल्क ऑफ एन इंग्लिश काउ. अंग्रेजी गाय यानी जर्सी गाय का दूध पीते थे. वॉज ब्रॉट अप बाय एन इंग्लिश नैनी. एक अंग्रेज दाइमा के द्वारा पालन पोषण हुआ. ट्यूटर्ड इन इंग्लिश बाय एन इंग्लिशमैन. घर पे ही एक अंग्रेज़ द्वारा उनको अंग्रेज़ी पढ़ाई जाती थी. सॉ नथिंग बट इंग्लिश फिल्म्स. कुछ नहीं देखते थे, केवल अंग्रेज़ी पिक्चरें देखते थे. एग्जैक्टली एज द क्राउन प्रिंस ऑफ ऑल अदर इंडियन स्टेट्स डिड. सो एट द टाइम व्हाट यूज्ड टू हैपन दैट ऑल द प्रिंस ऑफ दैट टाइम, जो कि राजकुमार होते थे, दे वर ब्रॉट अप इन इंग्लिश कल्चर. Now, if you can remember, in the first part I told that the author of the lesson was of time of pre-independence era. So, इन्होंने उस समय जो लिखा तब भी सारे जितने भी राजकुमार होते थे वो बेसिकली अंग्रेज़ी तौर तरीके को ज़्यादा पसंद करते थे. तो इसका एक क्वेश्चन बनता है जो बोर्ड में भी आया है, हाउ ही वॉज ब्रॉट अप. तो आप देख सकते हैं इसके अंदर लिखा हुआ है, द बॉय ड्रैंक द मिल्क ऑफ एन इंग्लिश काउ. अंग्रेजी गाय यानी जर्सी गाय का दूध पीते थे. वॉज ब्रॉट अप बाय एन इंग्लिश नैनी. अंग्रेज दाइमा उनका पालन पोषण करती थी. ट्यूटर्ड इन एन इंग्लिश बाय एन इंग्लिश मैन. और अंग्रेज़ी पढ़ाई जाती थी उनको एक इंग्लिश टीचर के पास में. सो नथिंग बट इंग्लिश फिल्म्स. और केवल अंग्रेज़ी पिक्चर ही देखते थे. सो यू कैन से दैट द होल एटमॉस्फेयर वॉज क्रिएटेड लाइक अ पर्सन लिविंग इन इंग्लैंड. सो नाउ वी मूव ऑन. और आगे भी लिखा हुआ है व्हाट वाज द कस्टम एट द टाइम इन इंडिया, कि सारे जो राजकुमार थे उनकी पालन पोषण इस तरह से होता था. व्हेन ही केम ऑफ एट एज ऑफ 20, जब 20 साल के हुए, द स्टेट, जिस रियासत या राज्य, विच ही हैड बीन विद द कोर्ट ऑफ वर्ड्स, यानी कि जो अभी तक संरक्षण में था, अंटिल देन केम इन टू हिज हैंड्स, अब उनके हाथों में आ गया. नाउ ही वॉज इनफ कैपेबल ऑफ टेकिंग केयर ऑफ हिज स्टेट. अब आगे बढ़ते हैं. बट एवरी वन इन द किंगडम रिमेंबर्ड द एस्ट्रोलॉजर्स प्रिडिक्शन. सभी को अभी भी उस ज्योतिषी का पूर्वानुमान या भविष्यवाणी अभी भी सबको याद थी. क्या थी वो भविष्यवाणी? कि राजा की मृत्यु का कारण एक शेर होगा. मैनी कंटिन्यूज टू डिस्कस द मैटर. बहुत सारे लोग अभी भी उस बात का जो है वो डिस्कस करते थे, बोलते थे. स्लोली इट केम टू महाराजास ईयर्स. अब जब सब चारों तरफ वो जो फुसफुसाहट थी राजा के कानों तक आ गई. अब राजा के कानों में जब ये बात पड़ी तो अब उनको अपनी पुरानी जो कसम खाई थी उस समय, क्या कहा था उन्होंने ये कहा था कि लेट टाइगर्स बीवेयर. तो शेर मुझसे सावधान, ये बात कही थी. अब तो उनके लिए एक ही लक्ष्य बन गया. देयर वेर इन्यूमरेबल का मतलब होता है असंख्य. इन्यूमरेबल फॉरेस्ट इन द प्रतिबंधपुरम स्टेट. प्रतिबंधपुरम राज्य में असंख्य जंगल थे. दे हैड टाइगर्स इन देम. और उसमें बहुत सारे शेर थे. द महाराजा न्यू द ओल्ड सेइंग. और महाराजा को वो पुरानी कहावत याद थी, यू मे किल इवन अ काउ इन सेल्फ डिफेंस, कि आप अपनी आत्मरक्षा में एक गाय को भी मार सकते हो. तो अपने बचाव के लिए शेरों को मारना कोई ऑब्जेक्शन की बात नहीं थी. देयर कुड सर्टनली बी नो ऑब्जेक्शन ऑफ किलिंग टाइगर्स इन सेल्फ डिफेंस, के आत्मरक्षा में अगर आप शेर मारो तो कोई ऑब्जेक्शन नहीं था. द महाराजा स्टार्टेड आउट एन टाइगर हंट. और वो शेर के शिकार पे निकल पड़े. द महाराजा वॉज थ्रिल्ड बियॉन्ड मेजर. उनके रोमांच की कोई सीमा नहीं रही. व्हेन ही किल्ड द फर्स्ट टाइगर, जब उन्होंने पहला शेर का शिकार किया.
ही सेंट फॉर द स्टेट एस्ट्रोलॉजर, पहला शेर मार करके उन्होंने राज ज्योतिषी को बुलावा भेजा। एंड शोड हिम द डेड बीस्ट, और उनको मरा हुआ जानवर दिखा रहा है और ये बताया कि देखो मुझे शेर से खतरा था, मैंने शेर को मार दिया। What do you say now? he demanded, उन्होंने कहा बताओ अब क्या कहते हो। तब ज्योतिषी ने कहा योर मैजेस्टी may kill 99 tigers in exactly the same manner, but तो उन्होंने कहा कि आपको इसी तरह से 99 शेर और मारने हैं, बट लेकिन कह के वो रुक गए। द एस्ट्रोलॉजर ड्रॉल्ड, और वो रुक गए। बट वॉट, स्पीक विदाउट फियर, बिना डर के बोलो। बट यू मस्ट बी केयरफुल विद द 100 टाइगर, आपको 100वें शेर से बच के रहना होगा या ध्यान रखना होगा। वॉट इफ द 100th टाइगर वेर ऑल्सो किल्ड, कि अगर 100वां शेर भी मार दिया तो क्या होगा। देन आई विल टीयर अप ऑल माई बुक्स, मैं अपनी सारी ज्योतिषी की बुक्स फाड़ दूंगा ऑन एस्ट्रोलॉजी एंड सेट फायर टू देम, और उनको आग लगा दूंगा। एंड का आई शैल कट ऑफ माई टुफ्ट, टुफ्ट का मतलब होता है चोटी, मीनिंग लिख दो आप चोटी, मैं अपनी चोटी काट दूंगा। माई हेयर शॉर्ट एंड बिकम अ इंश्योरेंस एजेंट, तो ये और ज्योतिषी छोड़ करके मैं इंश्योरेंस का एजेंट बन जाऊंगा। द एस्ट्रोलॉजर फिनिश्ड ऑन एन इनकोहेरेंट नोट, एक अस्पष्ट बात से अपनी बात को खत्म किया। नाउ यू कैन सी वी आर मूविंग टू पार्ट 3rd। फ्रॉम दैट डे ऑनवर्ड्स इट वॉज सेलिब्रेशन टाइम फॉर ऑल द टाइगर्स इनहेबिटिंग प्रतिबंधपुरम, और उसके बाद में प्रतिबंधपुरम में रहने वाले सारे शेरों का ये एक उत्सव का माहौल हो गया। क्यों उत्सव का माहौल हो गया? क्योंकि पूरे राज्य में ये घोषणा कर दी गई, क्या कहा गया, द स्टेट बैन टाइगर हंटिंग बाय एनीवन, राज्य ने शेर के शिकार के ऊपर प्रतिबंध लगा दिया। बाय एनीवन, किसी के दूसरे के द्वारा, एक्सेप्ट द महाराजा, अब एक ही व्यक्ति शिकार कर सकता था और वो था महाराजा। अ प्रोक्लेमेशन, प्रोक्लेमेशन का मतलब लिखिए घोषणा। पहले के ज़माने में आपने पिक्चरों में देखा होगा सुनो 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 करके एक नगाड़ा बजाया जाता था, इसको बोलते थे मुनादी, तो दैट इज नोन एज प्रोक्लेमेशन। अ प्रोक्लेमेशन वाज इश्यूड टू द इफेक्ट, और तुरंत प्रभाव से घोषणा को प्रभाव में लाने के लिए ये घोषणा कर दी गई, दैट इफ एनीवन डेयर टू फ्लिंग, फ्लिंग का मतलब होता है उछालना, अगर किसी ने ये दुस्साहस किया उछालने का भी, क्या उछालने का, सो मच एज अ स्टोन, एक छोटा सा कंकर भी उछाला, एट द टाइगर, उस शेर की तरफ, ऑल हिज वेल्थ एंड प्रॉपर्टी, उसकी सारी संपत्ति और उसकी जो मिल्कियत थी वुड बी कॉन्फिस्केटेड, वो जब्त कर ली जाएगी। महाराजा वुड ही वुड अटेंड टू ऑल द मैटर्स ओनली आफ्टर किलिंग द 100 टाइगर, अब महाराजा ने कसम खा ली कि मैं 100 शेर का शिकार करने के बाद ही सारे ही राज्य के मामले को देखूंगा। इनिशियली द किंग सीम्ड वेल सेट ऑफ टू रियलाइज हिज एम्बिशंस, तो ऐसा लगता था प्रारंभ में कि राजा को अच्छी तरह से पता है कि उनकी एम्बिशंस क्या है। नॉट दैट ही फेस्ड एनी डेंजर्स, अब ऐसा नहीं था कि उनको कोई खतरे नहीं थे, कि शेर का शिकार को ऐसा नहीं था कि मच्छर मारने बराबर था, बहुत सारे खतरे होते थे। देयर वर टाइम्स व्हेन द बुलेट मिस्ड इट्स मार्क, कई बार ऐसा हुआ कि गोली ने अपना जो था निशाना वो चूक गई। द टाइगर लेफ्ट अपॉन हिम, शेर जो था उनके ऊपर झपट पड़ा। एंड ही फॉट द बीस्ट विथ हिज बेयर हैंड्स, और कई बार तो शेर को उन्होंने अपने केवल हाथों से मार दिया। ईच टाइम इट वॉज द महाराजा हु वॉन, और हर बार विजयी कौन होता था? विजयी होते थे हमारे महाराजा। एट अनदर टाइम, चलिए यहाँ से हम जो है वो अपनी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे अनदर टाइम से, तब तक आप इसको मार्क कर लीजिएगा, है ना। अब हमारे नेक्स्ट क्लास में हम ये जो आप पॉइंट देख रहे हैं एट द अनदर टाइम यहाँ से पढ़ेंगे, ओके। अभी तक जितना लेसन पढ़ा या मीनिंग में भी कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे आप टेक्स्ट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, और इस लेसन को पढ़ें, बड़ा ही मज़ेदार लेसन है, हम जल्दी ही इसको ख़त्म कर देंगे। टिल देन, ओके, गुड बाय। गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम स्टार्ट करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का 11वां चैप्टर एल्कोहल फिनॉल ईथर। ये जो चैप्टर है आपके 3 भागों में डिवाइड है, एल्कोहल, फिनॉल और ईथर में, ठीक है ना। 3 भागों में डिवाइड है, एल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर।
सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे एल्कोहल। एल्कोहल किसे कहते हैं? इधर देखिए, इसका जो हम सूत्र लिखते हैं ROH। अगर किसी भी एल्केन में, कोई भी एल्केन ले लें अपन, अगर उसमें से एक एच हटा के उसकी जगह हम OH प्रतिस्थापित कर दें तो क्या बनता है? एल्कोहल। फॉर एग्जाम्पल, जैसे देखिए आप, ये था मेथेन। अगर इस मेथेन की जगह में एक एच हटा के वहाँ पे क्या लगा दूँ? OH लगा दूँ तो क्या बनेगा? मेथेनॉल, यानी एल्कोहल फॉर्म हो जाएगा। एल्केन प्लस ऑल एल्केनॉल यानी एल्कोहल। तो एल्कोहल का सामान्य जो सूत्र हैं ये हम पढ़ेंगे। एल्कोहल एलिफेटिक अल्कोहल है, फिनॉल एरोमेटिक अल्कोहल है और ईथर है ROR। इसका सामान्य सूत्र क्या हो गया बेटा? CnH2n+2 होता है तो क्या होता है? एल्केन। तो एक हट जाएगा और क्या हो गया? OH। ये आपके क्या हो गया? एल्कोहल का सामान्य सूत्र। अब हम पढ़ेंगे एल्कोहल का वर्गीकरण। सबसे पहला हमारा टॉपिक है एल्कोहल का वर्गीकरण। वर्गीकरण सबसे पहले पढ़ेंगे कि अकॉर्डिंग टू OH ग्रुप किसी भी एल्कोहल में कितने OH जुड़े हुए हैं, उसके अकॉर्डिंग जो एल्कोहल होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। सबसे पहले हैं OH समूह की संख्या के आधार पर ठीक है, OH समूह की संख्या के आधार पर सबसे पहले जो एल्कोहल होते हैं ये कितने प्रकार के होते हैं? सबसे पहले मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। मोनोहाइड्रिक एल्कोहल का मतलब कि वे एल्कोहल जिसमें केवल क्या हो? एक OH समूह हो। केवल एक OH समूह वाले एल्कोहल को हम क्या बोलेंगे? मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। यानी कि जैसे फॉर एग्जाम्पल CH3OH, C2H5OH, केवल एक ही OH है। मेथेनॉल, एथेनॉल, प्रोपेनॉल, यानी कि जिसमें केवल एक ही OH समूह हो उनको क्या बोलेंगे? मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। फिर है दूसरा डाइहाइड्रिक एल्कोहल। जिसमें कितने समूह हो? OH, 2 OH हो। फॉर एग्जाम्पल जैसे ये देखिए, इनको हम ग्लाइकोल बोलते हैं। तो 2 OH है तो ये कौन सा हो जाएगा? डाइहाइड्रिक एल्कोहल। इसको हम बोलते हैं 2 कार्बन है तो एथेन 1,2 डाइओल IUPAC में, या साधारण नाम में बोलेंगे एथिलीन ग्लाइकोल। ट्राइहाइड्रिक एल्कोहल। ट्राइहाइड्रिक एल्कोहल में ये देखिए 3 OH लगा दिए। तो क्या हो गया? प्रोपेन 1, 2, 3 ट्राइओल। 3 OL है, 1, 2, 3 प्रोपेन और 1, 2, 3 प्रोपेन 1, 2, 3 ट्राइओल, यानी क्या हो जाएगा? ये ट्राइहाइड्रिक एल्कोहल। तो अकॉर्डिंग टू OH मोनोहाइड्रिक, डाइहाइड्रिक एंड ट्राइहाइड्रिक। अब हम दूसरा जो इसका क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे वो है अकॉर्डिंग टू कार्बन।
कार्बन पर OH ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो अकॉर्डिंग टू कार्बन, कि किस कार्बन पर, जिस कार्बन पर OH ग्रुप जुड़ा है उसके अकॉर्डिंग जो अल्कोहल होते हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट है 1 डिग्री, दूसरा है 2nd डिग्री और तीसरा है 3rd डिग्री। प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। प्राथमिक अल्कोहल, प्राथमिक अल्कोहल वे होते हैं यानी कि जिस कार्बन पर अल्कोहल जुड़ा हुआ है उसके अकॉर्डिंग अल्कोहल 3 प्रकार के होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। हिंदी में प्राथमिक, द्वितीयक एंड तृतीयक। प्राथमिक, द्वितीयक एंड तृतीयक। अगर OH ग्रुप प्राइमरी कार्बन से जुड़ा हुआ है, प्राइमरी कार्बन किसे कहते हैं? OH ग्रुप उस कार्बन से जुड़ा है जो एक ही कार्बन से जुड़ा है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? प्राथमिक। जैसे एथेनॉल, मेथेनॉल, प्रोपेनॉल, इधर देखो 1-ऑल। आप इस OH को देखो, ये OH कौन से कार्बन से जुड़ा है? ये OH किससे जुड़ा? इससे। ये किससे जुड़ा? एक से। ये OH किससे जुड़ा? एक से ही। और ये OH किससे जुड़ा? एक से। अब ये किससे जुड़ा उससे लेना देना नहीं, OH जिस कार्बन से जुड़ा है उसको हम क्या बोलेंगे? उसके अकॉर्डिंग ये क्या हो गए? प्राइमरी। सेकेंडरी, ये कार्बन किससे जुड़ा? 2 से, और अगर इससे OH जुड़ा है तो ये किस टाइप का हो जाएगा आपके? सेकेंडरी। ये देखिए आप, ये कार्बन किससे जुड़ा? 2 से, और इससे OH जुड़ा है, तो ये किसका हो जाएगा? यानी एक कार्बन अगर 2 कार्बन से जुड़ा उससे OH जुड़ा है तो वो किस टाइप का हो जाएगा? सेकेंडरी। तृतीयक, एक कार्बन किससे जुड़ा हो? 3 से जुड़ा हो और उससे OH जुड़ा हो तो वो क्या हो जाएंगे? तृतीयक अल्कोहल। तो ये हमने वर्गीकरण पढ़ा, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक अल्कोहल अकॉर्डिंग टू OH ग्रुप किससे जुड़ा हुआ है? जिस कार्बन से जुड़ा है। अगर वो प्राइमरी कार्बन से जुड़ा है तो प्राइमरी अल्कोहल, अगर वो सेकेंडरी कार्बन से जुड़ा है तो सेकेंडरी अल्कोहल, और अगर वो टर्शरी कार्बन से जुड़ा है तो टर्शरी अल्कोहल। अब हम पढ़ेंगे इनका नामकरण। नामकरण। नामकरण में 2 पद्धतियां हम जनरल यूज़ करते हैं, एक रूढ़ पद्धति और एक IUPAC पद्धति। तो दोनों नाम से हम इसका अल्कोहल का नाम पढ़ेंगे। सबसे पहले हैं, ये देखिए, अगर कोई भी पदार्थ है उसका अणुसूत्र, रूढ़ नाम और IUPAC नाम। सबसे पहले है फॉर एग्जाम्पल, फर्स्ट ROH में मैंने क्या किया? एक R लगाया। इसका अगर हम मेरे को रूढ़ नाम लिखना है, रूढ़ नाम में हमेशा जो यूज़ करते हैं वो एल्किल अल्कोहल। एक कार्बन को हम क्या बोलते हैं? एल्किल में मैथिल, और इसको क्या? अल्कोहल। तो रूढ़ नाम क्या हो जाएगा? मैथिल अल्कोहल। ठीक है। अगर इसका मुझे IUPAC नाम लिखना है तो एल्केन प्लस ओल, एल्केनॉल। कितने कार्बन है? एक कार्बन। एक कार्बन को हम क्या बोलते हैं? मेथेन। मेथेन प्लस ओल, मेथेनॉल। वैसे तो इसकी एक पद्धति और है, कार्बिनॉल पद्धति, लेकिन वो आपके कोर्स में नहीं है। कार्बिनॉल पद्धति से भी अल्कोहल का नामकरण किया जाता है। दूसरा है, ये देखिए आपके, इसका लिखना है मुझे
कितने कार्बन है? 2 कार्बन। 2 कार्बन वाली एल्किल को हम क्या बोलते हैं? एथिल। तो एथिल एल्कोहल। और IUPAC में क्या हो जाएगा? 2 कार्बन के एल्केन को क्या बोलते हैं अपन? एथेन। एथेन प्लस ओल, एथेनॉल। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तीसरा, 3 कार्बन वाला एल्कोहल। 3 कार्बन वाला एल्कोहल हम 2 तरह से लिख सकते हैं। ये देखिए आप, एक तो मैं यहाँ OH लगा दूँ या यहाँ OH लगा दूँ, ये प्राइमरी है। टाइप्स में अगर देखा जाए तो ये क्या है? दोनों प्राइमरी। अगर मैंने यहाँ OH लगाया तो भी नंबरिंग इधर से हो जाएगी 1 2 3, और इधर से लगा दूंगी तो भी एक ही, यानी मैंने अगर OH यहाँ लगा दिया, टाइप क्या हो गया? प्राइमरी। ठीक है। और दूसरी कंडीशन एक और हो सकती है, एक एल्कोहल और बन सकता है 3 कार्बन से। ये देखिए आप, तो ये कौन सा टाइप हो गया? सेकेंडरी। अब इन दोनों के नाम लिखने हैं, तो इधर देखिए, अगर नॉर्मल है, सीधी चेन में है, तो हम यूज़ करते हैं 3 कार्बन है, 3 कार्बन के एल्किल को हम क्या बोलते हैं? प्रोपिल। ये हम पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं, प्रोपिल। तो क्या हो जाएगा? नॉर्मल प्रोपिल एल्कोहल। नॉर्मल प्रोपिल एल्कोहल। और एक कार्बन से अगर 2 मेथिल जुड़े हैं तो हम किस वर्ड का यूज़ करते हैं? आइसो। तो यहाँ हो जाएगा आइसोप्रोपिल एल्कोहल। अब इनका IUPAC नाम लिखना है हमको। IUPAC में देखिए 1 2 3, प्रोपेन पे कहाँ? 1 पे ओल है, तो हम अब क्या लिखेंगे? प्रोपेन 1 ओल। तो ये टाइप्स क्या हो गया? प्राइमरी। अब यहाँ देखिए 1 2 3, कहाँ पे OH है? सेकंड पे, तो हम क्या लिखेंगे? प्रोपेन 2। तो ये 3 कार्बन तक का था। अगर हमको ये आपके कोर्स में केवल मोनोहाइड्रिक एल्कोहल ही है, प्रिपरेशन मेथड मोनोहाइड्रिक अभी मैंने आपको पढ़ाया है, एक OH वाले जो होते हैं उन एल्कोहल्स को हम क्या बोलते हैं? मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। अब हम पढ़ेंगे बेटा जिनमें 4 कार्बन हो, 1 2 3 और 4। 4 कार्बन में मैं एक OH यहाँ लगा सकती हूँ और एक OH यहाँ लगा सकती हूँ। एक ही बात है, अगर मोनोहाइड्रिक है तो मैंने यहाँ अगर OH यूज़ किया तो नंबरिंग इधर से हो जाएगी, और अगर मैंने OH यहाँ लगा दिया तो नंबरिंग इधर से हो जाएगी। तो 1 2 3 4 कार्बन है, लेकिन नंबरिंग इधर से होगी 1 2 3 4। इसी 4 कार्बन वाले को मैं ऐसे लिख सकती हूँ, या तो मैं इस कार्बन पे OH लगूँ या मैं इस कार्बन पे OH लगूँ। 2 कंडीशन। एक मैं ऐसे लिख सकती हूँ इस, तो यानी कि 4 कार्बन वाले एल्कोहल को मैं 3 तरह से लिख सकती हूँ, यानी इसके कितने आइसोमर्स बन गए? 3 समावयवी बन गए। अब इनके अगर अपने को रूढ़ नाम लिखने, बॉन्डिंग तो अब ऑब्वियसली आपको आती हैं कि कैसे इनकी बॉन्डिंग पूरी करते हैं। यहाँ 1 है तो हमको कितने हाइड्रोजन लगाने? 3। यहाँ 2 है तो कितने लगाने? 2। यहाँ 2 है तो 2, और इसकी बॉन्डिंग पूरी कर देंगे। अब देखिए, अब रूढ़ नाम में मैंने आपको बताया एल्किल एल्कोहल। ये कितने कार्बन है? 4 कार्बन है, और 4 कार्बन की अगर सीधी चेन होती है तो हम किसका यूज़ करते हैं? नॉर्मल। ठीक है, ये नॉर्मल लगा दिया। अब कार्बन कितने? 1 2 3 4, और 4 कार्बन वाली एल्किल को हम क्या बोलते हैं? ब्यूटिल। तो नॉर्मल ब्यूटिल एल्कोहल। ठीक है। अब इधर देखिए, 1 2 3 4, ये टाइप्स कौन सा हो गया? प्राइमरी। अब 1 2 3 4 OH किससे जुड़ा है? उस कार्बन से जुड़ा है जो 2 से जुड़ा है, तो टाइप कौन सा हो गया? सेकेंडरी। अब इसका अगर हमको नाम लिखना है
तो एक कार्बन से अगर 2 मेथिल हो तभी हम आइसो का यूज़ करेंगे, नहीं तो क्या करेंगे सेकेंडरी, यानी ये क्या हो गया द्वितीयक ब्यूटिल या सेकेंडरी ब्यूटिल एल्कोहल, सेकेंडरी ब्यूटिल एल्कोहल। इसका एक कार्बन से कितने जुड़े हैं 2 मेथिल और कार्बन कितने हैं 4, तो सबको लेंगे हम, क्या हो जाएगा आइसो ब्यूटिल एल्कोहल। आई होप अच्छे से समझ में आ गया होगा। नॉर्मल कब यूज़ करते हैं, सेकेंडरी कब यूज़ करते हैं और आइसो कब यूज़ करते हैं, ये आपके हो गए रोड नाम। अब हमको IUPAC नाम लिखने, IUPAC नाम लिखने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं एल्केन प्लस ऑल। कितने कार्बन है 4 कार्बन 1 2 3 4 और किस कार्बन पे OH है 1 पे, तो ब्यूटेन अनुलग्न क्या लगेगा ऑल ब्यूटेन 1। अब ये देखिए कितने कार्बन 4 और OH कौन से पे जुड़ा है सेकंड पे ब्यूटेन 2 ऑल ब्यूटेनॉल। ये देखिए आप, ये टाइप्स कौन सा हो गया प्राइमरी, क्योंकि OH उस कार्बन से जुड़ा है जो किससे जुड़ा एक से, इसको नहीं देखना आपने को OH किससे जुड़ा है, तो टाइप्स कौन सा हो गया प्राइमरी। लेकिन इस कार्बन में क्या जुड़ा हुआ 2 मेथिल जुड़े हुए हैं, तो इसमें चेन चुनेंगे। चेन में देखिए आप नंबरिंग इधर से करेंगे 1 2 और 3, 2 मेथिल प्रोपेन 1 ऑल। जो चेन के बाहर होते हैं उनको हम प्रतिस्थापी या सब्सटेंट्स मानते हैं, तो 2 पे कौन सा है मेथिल है और नंबर ऑफ चेन में कितने आ रहे हैं 3 कार्बन, तो हम क्या लिखेंगे 2 मेथिल प्रोपेन 1 ऑल। तो ये बच्चों आपके मोनोहाइड्रिक एल्कोहल्स का क्या है नामकरण है और आपके कोर्स में भी क्या है मोनोहाइड्रिक एल्कोहल हैं। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में इनके एल्कोहल कैसे बनाते हैं इनकी प्रिपरेशन मेथड पढ़ेंगे। थैंक यू बच्चों। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हमने देखा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल और कौन सा एक्सल लाइन में कोई पॉइंट है एम जो कि डायपोल से कितने डिस्टेंस पर है r डिस्टेंस पर है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी जो कि हमने डिराइव कर ली थी और वो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी आई थी E = 2p और p क्या है डायपोल मोमेंट और यहाँ पर 4πε0r³, यानी जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड आई वो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आई, मैं इसको यहाँ से लिख लेता हूँ। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल और कहाँ पर एक्सल लाइन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड आई वो कितनी आ गई 2p, ठीक है, और p क्या है डायपोल मोमेंट 4πε0 और ये r³, ये आ गई एक्सल लाइन में किसी डायपोल के कारण किसी पॉइंट m पर जो कि r डिस्टेंस पर है डायपोल से और वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी तो 2p/4πε0r³। ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड हमने लास्ट क्लास में इसको डिराइव पूरा किया था, ठीक है। अगर इसको समझना चाहो तो समझ लो पूरा, अगर मैं वापस समझा दूं तो हमने देखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज कितनी होती है 1/4πε0q/r², ठीक है। तो ये पॉइंट चार्ज है दोनों और दोनों पॉइंट चार्ज किसी फिक्स डिस्टेंस पर अटैच है, ये क्या बन गया डायपोल है, तो प्लस क्यू के कारण यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो कितनी होगी ये वाली, ठीक है, और माइनस क्यू के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो कौन सी होगी ये वाली, और दोनों को हमने क्या कर दिया जोड़ दिया क्योंकि हमको नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का हमारा ये फॉर्मूला बना, ये इक्वेशन बनी, इसको हमने सोल्व किया और कैसे सोल्व किया तो दोनों का मल्टीप्लाई कर दिया, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, यानी एलसीएम लेके जो आप जानते हो इसको बताने की जरूरत भी नहीं है। ये r + l का होल स्क्वायर और ये r - l का होल स्क्वायर है, ठीक है, तो आप इसको a + b के होल स्क्वायर या a - b के होल स्क्वायर वाले फॉर्मूले से इसको सोल्व कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर जो लास्ट में रिजल्ट आएगा ऊपर इसको सोल्व करने के बाद वो कितना आ जाएगा 4rl आ जाएगा, और 4rl को हमने क्या कर दिया इसको हमने डिवाइड कर दिया, यानी 4 को हम लिख सकते हैं 2 × 2, तो हमने नेक्स्ट यहाँ से जो स्टेप है हमारी वो कौन सी है ये यहाँ पर स्टेप है, और हमने क्या कर दिया सबको अलग अलग कर दिया, यानी 4 को 2 × 2 कर दिया, Q R और L सबको अलग कर दिया, और हम जानते हैं 2Q और L 2QL = क्या होता है हमारा डायपोल मोमेंट, तो 2QL की जगह हमने क्या लिख दिया P लिख दिया डायपोल मोमेंट, तो जो ऊपर से जो बचा वो कितना बचा 2PR और P क्या डायपोल मोमेंट है, ठीक है, और वेक्टर क्वांटिटी
है आर। अब ये जो यहाँ जो नीचे है वो क्या आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर है और इसका भी क्या होल स्क्वायर है, ठीक है। तो जो आर जो है वो कंपेयर टू एल, एल कौन सा डिस्टेंस है, मॉलिक्यूल के बीच का अंदर का जो डिस्टेंस है वो कैसा स्मॉल होता है, क्योंकि आर तो बाहर का डिस्टेंस है। तो एल जो है वो मच स्मॉलर देन आर, या हम कह सकते हैं आर इज मच इज लार्जर देन एल। तो एल को हम क्या करेंगे, नेग्लेक्ट करेंगे, क्योंकि फिजिक्स में जो क्वांटिटीज बहुत छोटी होती है यानी जीरो के लेवल की होती है उनको हम क्या कर देते हैं, नेग्लेक्ट कर देते हैं। तो एल को हमने क्या कर दिया, नेग्लेक्ट कर दिया। जैसे एल को नेग्लेक्ट किया, आर स्क्वायर और होल स्क्वायर यानी कि आर की पावर कितनी हो जाएगी 4, और आर की पावर 4 होगी। अब ऊपर कितना है R1 है, कुछ पावर नहीं, इसका मतलब कितना R1 है। तो एक आर से एक आर कैसा होगा, कैंसिल हो गया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल ऑन एक्सल लाइन कितनी आ गई 2p/4πε0 r³ आ गई, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का हमारा फॉर्मूला आ गया। अब हम इसके रिलेटेड कंक्लूजन देखते हैं कि कंक्लूजन क्या क्या निकले। तो हमारा कंक्लूजन निकला कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज कितनी होती है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज होती है 1/4πε0 q/r²। कितनी होती है, q/r²। और इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल, ठीक है, और कहाँ पर, एक्सल लाइन में। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल कितनी निकाली हमने एक्सल लाइन में, तो आ गई, वो आई है जिसकी वैल्यू है 2p/4πε0 r³। कितनी आई, 2p/4πε0 r³। अब इन दोनों को हमने देखा और दोनों को कंपेयर करके हमने एक फैक्टर निकाला, और वो क्या चीज़ है हमने निकाली, इन दोनों को कंपेयर किया और कंपेयर करके हमने देखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू जो पॉइंट चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज है वो क्या है, पॉइंट चार्ज, ठीक है, वो क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। कैसा है, स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस की कैसी है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। और डायपोल के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड आई वो कितनी आई, तो डायपोल के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड आई वो कितनी है, तो यहाँ पर वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है क्यूब ऑफ द डिस्टेंस, ठीक है। यानी यहाँ पर आर का क्या है, क्यूब है। यानी हमने क्या किया, डिस्टेंस को, ये जो डायपोल से ये जो डिस्टेंस है, ये डायपोल से डिस्टेंस है, किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ है, जैसे हमने डिस्टेंस को 3 टाइम्स इंक्रीज कर दिया, जैसे हमने डिस्टेंस को 3 टाइम्स इंक्रीज कर दिया, तो डायपोल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड उस पॉइंट पर कितनी होगी, अगर डिस्टेंस कितना इंक्रीज कर दिया हमने, 3 टाइम्स इंक्रीज कर दिया, तो ये कितना हो जाएगा 27 टाइम्स। कितना हो जाएगा 27 टाइम्स। यानी डायपोल जो होगी इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो कितनी हो जाएगी 1/27। और ये जो होगी वो अगर डिस्टेंस को 3 टाइम्स, अगर ये कोई पॉइंट चार्ज है, यहाँ से किसी डिस्टेंस पर कोई पॉइंट है m जो कि r डिस्टेंस पर है, और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, E इलेक्ट्रिक फील्ड है, पर जैसे ही इस डिस्टेंस को मैंने 3 टाइम्स इंक्रीज कर दिया तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी वीक होगी, तो 1/9। कितनी वीक होगी 1/9। पर यहाँ पर जो वीक होगी वो कितनी होगी 1/27। यानी इलेक्ट्रिक अगर डिस्टेंस को हम बढ़ा देंगे, अगर डिस्टेंस को 2 टाइम्स बढ़ा दिया तो ये कितना हो जाएगा 8 टाइम्स, और ये कितना हो जाएगा 4 टाइम्स हो जाएगा। मतलब क्या होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल is deplete faster than electric field due to point charge, ठीक है। मतलब क्या होता है कि पॉइंट चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो बनती है, अगर डिस्टेंस को बढ़ा देंगे तो ज़्यादा डिक्रीज कौन सी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, तो ज़्यादा डिक्रीज होगी इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल, ठीक है। क्योंकि ये कितना होगा 27 टाइम्स, अगर 3 टाइम्स डिस्टेंस को बढ़ाया तो डायपोल के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कितने टाइम्स डिक्रीज होगी, 27 टाइम्स डिक्रीज होगी। और पॉइंट चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कितने टाइम्स डिक्रीज होगी, 9 टाइम ही डिक्रीज होगी, ठीक है। तो यानी इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल इज डिप्लीट फास्टर देन इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, ठीक है। तो ये एक कंक्लूजन हमने निकाला। नेक्स्ट
हमारा जो है वो कहाँ पर है, तो ये हमने एक्सल लाइन में देख लिया, यानी अक्षीय बिंदु पर देख लिया। तो अब हम देखेंगे निरक्षीय बिंदु पर देखेंगे, या हम कहेंगे इक्वेटोरियल पॉइंट पर, ठीक है। तो इक्वेटोरियल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है हमको निकालना है। इसको तो सिर्फ डायग्राम से ही आपको ज़्यादा समझना है। डायग्राम को अगर ध्यान में रख, अगर आपको समझ में आ गया तो पूरा फॉर्मूला निकालने में कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि फिर बाद में तो प्लस माइनस ही करना है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल ऑन इक्वेटोरियल लाइन, ठीक है। पॉइंट कहाँ पर है, इक्वेटोरियल लाइन पर है, या हम कह सकते हैं निरक्षीय बिंदु, निरक्षीय बिंदु, ठीक है। तो निरक्षीय बिंदु पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, या हम देखेंगे इक्वेटोरियल लाइन पर कोई पॉइंट है वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, कि जैसे कि ये हमारा डायपोल है, ठीक है, ये -q, ये +q, ये सेंटर, ये डिस्टेंस l, ये डिस्टेंस भी l, और टोटल डिस्टेंस कितना हो गया 2l, ठीक है। अब ये इक्वेटोरियल लाइन यानी, ठीक है, निरक्षीय बिंदु। अब यहाँ पर कोई पॉइंट है, यहाँ पर कोई पॉइंट है जिसको हमने क्या बोला m, जो कि कितने डिस्टेंस पर है, तो यहाँ से ये जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस हमने ले लिया r डिस्टेंस, कितना ले लिया r डिस्टेंस। तो r डिस्टेंस पर कोई सेंटर ऑफ डायपोल, यानी डायपोल के सेंटर से कितने डिस्टेंस पर है, r डिस्टेंस पर कोई पॉइंट है m, और यहाँ पर इस डायपोल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी वो हमको निकालना है, ठीक है। तो -q से इसका डिस्टेंस कितना है, तो -q से इसका डिस्टेंस ये है, और +q से इसका जो डिस्टेंस है वो +q से इसका डिस्टेंस कितना है, ये, ठीक है। तो -q से ये डिस्टेंस है और +q से ये डिस्टेंस है। अब ये दोनों कैसे ट्राइंगल है, सिमिलर ट्राइंगल है, तो पाइथागोरस ये 90 डिग्री बन रहा है, ठीक है। तो पाइथागोरस की हेल्प से ये वाला डिस्टेंस निकालोगे तो ये वाला जो डिस्टेंस आएगा वो कितना आ जाएगा, r² l², ठीक है, और पावर 1/2। और पावर 1/2 का मतलब क्या होता है, तो आप पाइथागोरस में आपने देखा होगा कि क्या होता है, ठीक है, ये क्या होता है, इसको क्या बोलते हैं हम, हाइपोटेनियस का स्क्वायर, p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, ये होता है, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर ये स्क्वायर हटाएंगे, ये रूट लगेगा, रूट को हटाएंगे तो हम क्या लग जाएगा, पावर 1/2। तो ये जो डिस्टेंस है पाइथागोरस से आप निकालोगे, ये डिस्टेंस कितना दे रखा है, r दे रखा है, ये कितना दे रखा है, l दे रखा है, तो ये वाला जो डिस्टेंस आएगा वो कितना आ जाएगा, r² प्लस l² की पावर कितनी, 1/2। तो ये यहाँ पर भी इतना ही डिस्टेंस होगा, तो यहाँ पर भी डिस्टेंस r² प्लस l² की पावर कितनी होगी, 1/2, ठीक है। अब हेडिंग को मैं रब कर रहा हूं, ठीक है, क्योंकि ऊपर जगह चाहिए अपन को। अब डायग्राम को समझना है। डायग्राम को अगर आप समझ गए तो पूरा क्वेश्चन आपको समझ में आ जाएगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड आपको कैसे फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो -q से किसी डिस्टेंस पर है ये पॉइंट, और +q से भी किसी डिस्टेंस पर है, जो कि डायपोल के सेंटर से कितने डिस्टेंस पर है, r डिस्टेंस पर है, कितने डिस्टेंस पर है, r डिस्टेंस पर है। अब हम जानते हैं कि ये +q चार्ज है, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा इस पर, वो कौन से डायरेक्शन में बनाएगा, यहाँ पर हमने हमारा टेस्ट चार्ज को रखा इस पॉइंट पर। तो टेस्ट चार्ज कैसा होता है, पॉजिटिव होता है, ये भी कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो बनाएगा वो कैसा बनाएगा, तो हमने देखा इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होती है वो कैसी होती है, जो फोर्स की डायरेक्शन होती है, और फोर्स की डायरेक्शन कैसी होती है, अलोंग लाइन, ठीक है। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा उसकी जो डायरेक्शन होगी वो कौन सी होगी, अलोंग लाइन, यानी ये वाली डायरेक्शन होगी, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड किसने बनाई, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू +q। तो +q ने जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाई उसकी डायरेक्शन कौन सी है, यहाँ पर ये वाली, ठीक है। अब -q ने जो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर बनाएगा, अब माइनस क्या करेगा, इस पॉजिटिव जो परीक्षण आवेश या टेस्ट चार्ज इसको क्या करेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। ये जो माइनस है वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा वो इस डायरेक्शन में बनाएगा,
ठीक है। तो प्लस जो है वो इस डायरेक्शन में बना रहा है, माइनस इस डायरेक्शन में बना रहा है, तो यहां पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी? तो हम ये तो जानते हैं कि प्लस क्यू के कारण यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड क्या होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस क्यू, और वो कितनी हो जाएगी? तो वो होगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू ओपन आर स्क्वायर, और आर की वैल्यू कितनी है? आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, और इसके ऊपर पावर कितनी है? 1/2 इसके ऊपर पावर है, और मल्टीप्लाई क्या होगा? इसका स्क्वायर हो गया तो कैंसिल हो गया, तो यहां पर कितना आ जाएगा? ओनली फॉर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ठीक है। और इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस क्यू, तो माइनस क्यू यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा? तो उसका मैग्नीट्यूड होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू ओपन सेम एज इट इज आर प्लस एल का स्क्वायर। यानी ये प्लस यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा है और ये जो माइनस इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा है, इन दोनों का मैग्नीट्यूड कैसा है? सेम है। तो मैग्नीट्यूड कैसा है? सेम है। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो आएगी तो वो कैसी आएगी? ई ड्यू टू प्लस क्यू इज इक्वल टू ई ड्यू टू माइनस क्यू, और वो किसके बराबर होगा? नेट इलेक्ट्रिक फील्ड के बराबर होगा। किसके बराबर होगा? नेट इलेक्ट्रिक फील्ड के बराबर होगा। अब माइनस क्यू तो माइनस बनाएगा, पर हम माइनस को अभी नहीं ले रहे क्योंकि माइनस क्या शो कर रहा है? डायरेक्शन के बारे में, और डायरेक्शन यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या होगी? रिजल्टेंट, वो हमारी निकालनी अभी बाकी है, इसलिए हम माइनस नहीं ले रहे। तो मैग्नीट्यूड दोनों का कैसा है? सेम है, ठीक है। अब हमने देखा कि माइनस ने जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाई वो किस डायरेक्शन में बनाई? इस डायरेक्शन में बनाई, और प्लस ने जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाई वो इस डायरेक्शन में बनाई, यानी दोनों का मैग्नीट्यूड कैसा है? सेम है। दोनों का मैग्नीट्यूड कैसा है? सेम है। तो अब हमको निकालना है कि रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में होगी, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में होगी, ठीक है। तो हम यहाँ पर दो मेथड है, या तो हम पैरेललोग्राम से सोल्व कर सकते हैं कि रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं, या हम जो वेक्टर के कंपोनेंट वाला जो मेथड है उससे हम निकाल सकते हैं। तो हमने वेक्टर के कंपोनेंट वाले मेथड से निकालेंगे, और जब हमारे पास टाइम होगा तो हम पैरेललोग्राम से भी निकाल के देख लेंगे, ठीक है। तो पहले हम किससे निकालेंगे? वेक्टर के कंपोनेंट, यानी सदिश के जो कंपोनेंट होते हैं उससे हम निकालेंगे। तो हमने देखा कि ये एंगल कितना है? थीटा, और ये एंगल भी कितना है? थीटा। ये 90 डिग्री है, ठीक है। अगर ये एंगल थीटा है, अगर इसके पैरेलल एक लाइन मैंने ड्रॉ कर दी यहां पर, ये लाइन कैसी है? दिख नहीं रही होगी, पर हमने माना ये कैसी है? पैरेलल है। कैसी है? पैरेलल है। किसके पैरेलल है? तो इस नीचे वाली लाइन के पैरेलल है। इस बेस की कैसी है? पैरेलल है। अगर ये लाइन एक दूसरे के पैरेलल है तो ये अगर लाइन इस वाली लाइन के साथ थीटा एंगल बना रहा है, ये लाइन आगे जाके इस वाली लाइन के साथ भी कितना एंगल बनाएगी? थीटा। कितना एंगल बनाएगी? थीटा। कब? जब ये दोनों लाइन कैसी है? एक दूसरे के पैरेलल है, ठीक है। तो अब अगर ये एंगल थीटा है, ठीक है, तो ये एंगल भी कौन सा हो जाएगा? ये एंगल भी कौन सा होगा? थीटा। ये एंगल भी कौन सा हो गया? थीटा हो गया, ठीक है। क्लियर? अब हमने क्या किया? ई ड्यू टू प्लस क्यू के दो कंपोनेंट बनाए, यानी आपने वेक्टर के अंदर पढ़ा होगा, ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस क्यू हमने माना, ठीक है। ये रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड सपोज, तो इसके दो कंपोनेंट यानी इस ई ड्यू टू प्लस क्यू को हमने रिजोल्व किया। क्या किया? रिजोल्व किया। जैसे हम इसको रिजोल्व करेंगे, इसके दो कंपोनेंट बनेंगे। एक कंपोनेंट जो होगा वो थीटा एंगल पर होगा। कितने एंगल पर होगा? थीटा एंगल पर। और थीटा एंगल पर जो इसका कंपोनेंट होगा वो कौन सा होगा? ई ड्यू टू प्लस क्यू कॉस थीटा, ठीक है। और जो दूसरा जो कंपोनेंट इसका बनेगा वो पहले वाले कंपोनेंट के 90 डिग्री पर होगा, यानी ये 90 डिग्री पर, और ये वाला जो कंपोनेंट होगा इसको हम बोलेंगे ई ड्यू टू प्लस क्यू साइन थीटा, ठीक है। तो जब ई प्लस क्यू को हमने क्या किया? इसके दो कंपोनेंट बनाए, ठीक है। तो एक कंपोनेंट बनेगा थीटा एंगल पर, और दूसरा जो कंपोनेंट बनेगा वो पहले वाले कंपोनेंट कैसे बनेगा? 90 डिग्री पर बनेगा। तो जो थीटा डिग्री पर बनेगा वो कौन सा होगा? ई कॉस थीटा होगा, और जो परपेंडिकुलर बनेगा वो कैसा बनेगा? ई साइन थीटा। तो जैसे ही हमने ई ड्यू टू प्लस को रिजोल्व किया, इसका एक कंपोनेंट बना थीटा एंगल पर, और थीटा एंगल पर जो कंपोनेंट बना इसको हमने क्या नाम दे दिया? ई ड्यू टू प्लस क्यू और कॉस थीटा। क्या बोल दिया? ई ड्यू टू प्लस क्यू और क्या नाम दे दिया? कॉस थीटा। और दूसरा जो कंपोनेंट होगा वो क्या होगा? पहले वाले कंपोनेंट से 90 डिग्री पर होगा। कैसे होगा? पहले वाले कंपोनेंट के 90 डिग्री होगा। तो ये पहले वाला कंपोनेंट और इससे ये 90 डिग्री। तो ये जो दूसरा बना ई ड्यू टू प्लस क्यू, और ये कौन सा बनेगा? साइन थीटा,
कौन सा बना, साइन थीटा। वैसे हमने क्या किया, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा है, ये जो माइनस बना रहा है, इसको भी ये किसने बनाई, ई ड्यू टू माइनस क्यू, और माइनस क्यू ने जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाई इसको भी हम रिजोल्व करेंगे और इसके भी दो कंपोनेंट बनाएंगे। तो एक कंपोनेंट जो बनेगा वो किस पे बनेगा, थीटा एंगल पर, और दूसरा जो कंपोनेंट इसका भी बनेगा वो पहले वाले कंपोनेंट के 90 डिग्री पर बनेगा। तो इसका एक कंपोनेंट बना थीटा एंगल पर, इस वाले एंगल पर, और वो कंपोनेंट जो बना वो कंपोनेंट कौन सा होगा, तो थीटा एंगल पर जो कंपोनेंट बनेगा वो कौन सा होगा, cos थीटा। तो यहां पर इसका जो कंपोनेंट बना नेगेटिव का वो कौन सा बना, e ड्यू टू माइनस क्यू, और कौन सा बना, cos थीटा। कौन सा बना, cos थीटा, cos थीटा, ठीक है। और एक दूसरा जो कंपोनेंट होगा वो कैसा बनेगा, तो पहले वाले कंपोनेंट के 90 डिग्री, यानी ये बन गया, और ये कौन सा बनेगा, तो e ड्यू टू माइनस क्यू साइन थीटा। तो अब हमने देखा कि जो प्लस के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनी वो और माइनस के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड बनी, दोनों का मैग्नीट्यूड कैसा है, सेम है। दोनों का मैग्नीट्यूड कैसा है, सेम है। तो दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है और दोनों अगर डायरेक्शन में अपोजिट है तो e ड्यू टू प्लस क्यू साइन थीटा और e ड्यू टू माइनस क्यू साइन थीटा, दोनों का मैग्नीट्यूड कैसा है, सेम है, और दोनों कैसे अपोजिट है, तो दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, कैंसिल कर देंगे। तो e क्यू साइन थीटा, ठीक है, बोथ क्या हो जाएगी, कैंसल आउट, क्या हो जाएंगे, कैंसल। दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, e प्लस क्यू साइन थीटा और e माइनस क्यू साइन थीटा, दोनों का मैग्नीट्यूड कैसा है, सेम है, और दोनों की डायरेक्शन कैसी है, अपोजिट है, तो दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, कैंसिल कर देंगे। यानी इस प्लस का ये कंपोनेंट और इस माइनस का ये वाला कंपोनेंट, दोनों ने एक दूसरे को क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया। तो अब जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो बाकी दो कंपोनेंट की जो डायरेक्शन होगी वही होगी। तो बाकी दोनों कंपोनेंट एक ही डायरेक्शन में, यानी माइनस क्यू कोस थीटा वो भी इस डायरेक्शन में और प्लस क्यू कोस थीटा वो भी इस डायरेक्शन में, यानी दोनों की एक ही डायरेक्शन है और दोनों का मैग्नीट्यूड कैसा है, सेम है। तो e cos थीटा और e cos थीटा कितना हो जाएगा, 2e cos थीटा, क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड कैसा है, सेम है, और दोनों की डायरेक्शन कैसी है, सेम है। तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमको मिलेगी वो कितनी मिलेगी, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगी 2e cos थीटा। क्या मिली हमको, 2e cos थीटा हमको नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मिली, और उसकी डायरेक्शन कौन सी है, तो उसकी डायरेक्शन ये वाली है, ठीक है, उसकी डायरेक्शन कौन सी है, ये वाली नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमको मिली। अब कितनी मिली, 2e cos थीटा। अब e की वैल्यू कौन सी पुट करेंगे, तो e का जो मैग्नीट्यूड है वो दोनों में कैसा है, सेम है, तो कोई भी एक वैल्यू हम पुट कर सकते हैं यहाँ पर। तो e2 को हमने एज इट इज लिखा, e की जगह हमने पुट किया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q ओपन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, कितना है, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, और कोस थीटा। तो ये जो कोस थीटा है, कोस थीटा की वैल्यू कैसे आएगी, तो ये देखो, ये एंगल कितना है हमारा, थीटा, चाहे आप ये लो या ये लो, एक ही बात है, ठीक है। तो हमने इस थीटा को पकड़ा, इस थीटा की हमको वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो कोस थीटा की वैल्यू क्या होती है, तो हमने पढ़ा स्टार्टिंग में फर्स्ट क्लास में, पी बी पी एच और कितना P, यानी पंडित बद्री प्रसाद हरर बोले, ठीक है। तो कोस थीटा की वैल्यू क्या होती है, बेस ओपन हाइपोटेनियस, ठीक है। तो यहाँ पर बेस कितना है, L, बेस कितना है, ये L, और हाइपोटेनियस कितना है, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर कितनी है, 1/2, यानी कोस थीटा की जगह हम क्या पुट करेंगे, बेस ओपन हाइपोटेनियस, और बेस कितना है, तो बेस है हमारे पास L, और हाइपोटेनियस हमारे पास कितना है, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर कितनी होगी, 1/2, ठीक है। अब यहां से देखो, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर होल, ठीक है, और पावर कितनी है, तो कुछ भी नहीं, यानी कितनी है, 1 है। और यहाँ पर देखो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, और पूरे के ऊपर जो पावर है वो कितनी है, 1/2, यानी ये दोनों का जो बेस है वो कैसा है, सेम है, और दोनों कैसे हैं, मल्टीप्लाई में, तो पावर क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी। तो इस पूरे को सोल्व करेंगे हम, तो क्या हो जाएगा, 2 और यहाँ से Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये क्या हो जाएगा L, और L के ऊपर जो L के नीचे इसको सोल्व करेंगे इस पूरे को, तो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, यानी बेस सेम है, इसके ऊपर पावर कुछ भी नहीं, होल की पावर यानी 1, और इसकी पावर कितनी है, 1/2, तो 1/2 और 1 कितना हो जाएगा, तो 1 प्लस 1/2 कितना हो जाएगा, 3/2, कितना हो गया, 3/2। तो हम इसको लिख सकते हैं आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर कितनी होगी, 3/2, ये आ गया,
ठीक है। अब क्या हो जाएगा 2QL, 2QL को हम क्या लिख सकते हैं, तो 2QL हमारा क्या है, डायपोल मोमेंट है, यानी कितना 2QL। तो डायपोल 2QL की जगह हम क्या लिख सकते हैं, डायपोल मोमेंट लिख सकते हैं। ठीक है, तो 2QL इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डायपोल मोमेंट। तो ई जो नेट आ जाएगी वो क्या आ जाएगी, P, और यहाँ पर आ जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो एल स्क्वायर को हमने वहाँ पर भी क्या किया था, नेगलेक्ट, तो यहाँ पर भी क्या करेंगे, एल स्क्वायर को, एल को हम नेगलेक्ट कर देंगे। एल को हमने नेगलेक्ट कर दिया तो क्या बचेगा, सिर्फ क्या बचेगा, आर बचेगा, आर स्क्वायर, और आर स्क्वायर की पावर कितनी हो जाएगी, 2 मल्टीप्लाई कितना 3/2, 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो आर की पावर कितनी हो जाएगी 3, यानी यहाँ से क्या मिल गया 3, यानी ये क्या बन गया, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल। ठीक है, और वहां कहां पर, इक्वेटोरियल यानी निरक्षीय बिंदु पर, यानी इक्वेटोरियल लाइन पर कोई अगर पॉइंट है तो वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, तो कितनी होगी, P/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब। ठीक है, और जब एक्सल लाइन में हमने पढ़ा था तो एक्सल लाइन में कितनी आ गई थी, E इज इक्वल टू 2P/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब। यानी हम देखेंगे आगे जब कंक्लूजन निकालेंगे कि एक्सल पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो उसकी इक्वेटोरियल की जस्ट कितनी होती है, डबल होती है। और आगे हम डायरेक्शन वगैरह जो भी हमको डिटेल से बाकी है वो हम आगे नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यूस करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद। गुड मॉर्निंग एवरीवन, सभी को सुप्रभात। लेसन नंबर 25 हमारा जो चल रहा ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम, मानव का उत्सर्जन तंत्र, उसका आगे का अध्याय आज हम पढ़ेंगे। पिछली क्लासों तक हमने जो वृक्काणु और नेफ्रॉन, या वृक्काणु कहो या नेफ्रॉन कहो, उसके अंतर्गत कुछ भागों का हमने अध्ययन कर लिया था, स्टडी कर ली थी, जिसके अंतर्गत अपन ने हेनले लूप, दूरस्थ कुंडलित नलिका, समीपस्थ कुंडली नलिका, बॉमन कैप्सूल, ग्लोमेरुलस, ऐसे कुछ भागों के बारे में विस्तृत अध्ययन हमने कर लिया। आज जो हमारा टॉपिक रहेगा वो संग्रह नलिका से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि लास्ट टाइम हमने संग्रह नलिका को स्टार्ट कर लिया था लेकिन उसको पूरा अपन पढ़ नहीं पाएंगे। तो आज हम संग्रह नलिका के बारे में अध्ययन करेंगे। उसके पश्चात हम मूत्र निर्माण की क्रियाविधि को पढ़ेंगे। मूत्र निर्माण कैसे होता है, उसका सिक्रेशन कैसे किया जाता है, उसका स्त्रवण कैसे किया जाता है, उसको छाना कैसे जाता है, ब्लड से उसको अलग कैसे किया जाता है, किन अंगों के द्वारा अलग किया जाता है ना, कितनी मात्रा में उसमें पानी उपस्थित रहता है, कितनी मात्रा में उपयोगी पदार्थ उसमें उपस्थित रहते हैं जिनका वापस अवशोषण किया जाता है। तो मूत्र निर्माण की भी 3 प्रकार की प्रक्रियाएँ हैं, उनको भी अपन देखेंगे। परानिस्यंदन, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन जिसे कहते हैं हम, उसके बाद वर्णात्मक पुनः अवशोषण जिसे अपन रीअब्जॉर्प्शन कहेंगे, और तीसरा आप सिक्रेशन या स्त्रवण कहेंगे। उनके बारे में भी अपन डिस्कस करेंगे। लेकिन आज हम स्टार्ट करेंगे, वो टॉपिक रहेगा अपना, जहाँ से हम स्टार्ट करेंगे वो रहेगा अपने संग्रह नलिका से, छठा भाग है ना। हम पढ़ रहे थे वृक्काणु के बारे में, या वृक्क के बारे में, या वृक्क के अंतर्गत नेफ्रॉन के बारे में। तो संग्रह नलिका का अपना टॉपिक एक बाकी रह गया था, जिसका अध्ययन हमें करना था, उसके बारे में डिस्कशन करना था। बाकी हमने 5 भागों को पढ़ लिया था, है ना। वृक्काणु के अंदर, या वृक्क नलिका कह लो, या नेफ्रॉन कह लो, है ना, जो कि वृक्क की क्रियात्मक एवं मूलभूत संरचनात्मक इकाई कहलाती है ना। वहीं से सारा काम इस वृक्क का चलता है। उसमें ही असंख्य सूक्ष्म छिद्र के रूप में बॉमन संपुट रहता है, ग्लोमेरुलस रहता है, अभिवाही धमनी, अपवाही धमनी, ग्रीवा, समीपस्थ कुंडलित नलिका, हेनले लूप, दूरस्थ कुंडलित नलिका, ये सारी चीज़ें हमने एक के बाद एक या 1 बाय 1 हमने पढ़ ली थी। उसके पश्चात हमें संग्रह नलिका पर आ चुके थे, और यही संग्रह नलिका से हमें स्टार्ट करना है, जिसे अपन क्या कहते हैं, कलेक्टिंग डक्ट कहते हैं। हमने चित्र बना लिया था, बार बार मैं चित्र इसलिए बना रहा हूँ ताकि आपको चित्र के बारे में भी याद रहे कि कैसे चित्र इसका बनता है ना। तो चित्र बनाना भी आपको आना चाहिए, ड्राइंग आपकी अच्छी होनी चाहिए, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन आपका अच्छा होना चाहिए, है ना। यही आपके आगे काम आने वाली चीज़ें हैं। ये आपका अच्छा डायग्रामेटिक रिप्रेजेंट अच्छा होगा तो ही जाके आपके अच्छे से नंबर
आ पाएंगे। तो काफ़ी नामांकित चित्र बनाना हमेशा, है ना, ये बात ध्यान रखनी है आपको कि जो भी आपका चित्र बनना चाहिए वो आपका नामांकित चित्र आना चाहिए, ताकि क्या है लेबलिंग डायग्राम करने से आपको जो नंबरिंग होगी वो आपकी इसी लेबलिंग डायग्राम के ऊपर ही डिपेंड करेगी। तो रिप्रेजेंट जो होना चाहिए वो अच्छा आना चाहिए आपके, ताकि क्या है आपको नंबर लाने में सुविधा हो। ये आपका संग्रह, ये दूरस्थ, ये समीपस्थ, ये ग्रीवा, ये बॉमन कैप्सूल, इसके अंदर अपन ने ऐसे ग्लोमेरुलस बनाया था जिसमें असंख्य छिद्र पाए जाते हैं, है ना। ये सारी विधिवत अपन ने स्टडी कर ली थी। संग्रह नलिका पे अपन आके रुक गए थे, वहीं से आज अपने को स्टार्ट करना है। अब संग्रह नलिका क्या है कि संग्रह नलिका ऐसा भाग है जो आपके दूरस्थ कुंडलित नलिका से जुड़ा हुआ भाग है, और उसके अंदर भी अपन ने जब पहले पढ़ा था आरोही अवरोही हेनले लोप में पढ़ा था, तो आरोही अवरोही भुजा भी आपके समीपस्थ और दूरस्थ से जुड़ रही थी। तो दूरस्थ नलिका का जो अंतिम सिरा होता है वो आपके इस संग्रह नलिका से आकर जुड़ता है। संग्रह नलिका ऐसा भाग है जहाँ पर अंतिम छोर कहा जाता है ये वृक्काणु का या नेफ्रॉन का, जिसके अंतर्गत आके आपकी जो मूत्र छनने की जो प्रक्रिया है या यूरिन सिक्रेशन की जो प्रोसेस है वो यहाँ आके लगभग एंड हो जाती है। इसके बाद कलेक्टिंग डक्ट से वो मूत्र कहाँ हो जाता है आपके मूत्र वाहिनी थी। तो ये संग्रह नलिका क्या करती है, क्या रोल है, इसके बारे में हमें थोड़ा सा लिख लेना है कि संग्रह नलिका क्या करती है। पहली चीज इसके अंदर बता दो, वृक्क नलिका की दूरस्थ कुंडलित नलिका संग्रह नलिका में खुलती है। साथ साथ में लिखते रहे ना, नोट्स बने हुए हैं, नोट्स को आप नोट्स की तरह लिखते रहे। क्या लिखा, वृक्क नलिका की दूरस्थ कुंडलित नलिका संग्रह नलिका में खुलती है। ये पूरी वृक्क नलिका की बात करें अपन, नेफ्रॉन की बात कर रहे हैं, तो इस नेफ्रॉन की ये दूरस्थ कुंडलित नलिका जो थी, दूरस्थ कुंडलित नलिका, है ना, ये किससे जुड़ी थी, हेनले लूप से। ये दूरस्थ नलिका कहाँ से जुड़ रही है, देखो आगे जाके ये आपके इस कैप्सूल से जुड़ जाएगी या कलेक्टिंग डक्ट से जुड़ जाएगी, ये आपका समीपस्थ, है ना। तो ये दूरस्थ नलिका कहाँ खुलती है, आपकी संग्रह नलिका में खुलती है। प्रत्येक संग्रह नलिका में कई वृक्क नलिकाएं पाई जाती हैं, है ना। एक जो प्रत्येक संग्रह नलिका होंगी, अब ऐसे कई सारी होंगी, क्योंकि एक वृक्क की अगर हम बात करें, एक किडनी की अपन अगर डिस्कशन करें, तो एक किडनी के अंदर ही लाखों की संख्या में, अपन ने बात करी थी 10 से 12 लाख महीन पतले रेशेदार नलिकाएं पाई जाती है। तो एक वृक्काणु की बात करें तो एक वृक्काणु में भी अगर एक नलिका गिने तो ऐसे कई सारे वृक्काणु होते हैं, तो कई सारी नलिकाएं होगी। तो प्रत्येक संग्रह नलिका में कई सारी वृक्क नलिकाएं पाई जाती है, कई सारी वृक्क नलिकाएं खुलती हैं। कई सारी वृक्क नलिकाएं संग्रह नलिका कह सकते हैं, कई सारी नलिकाएं मिलकर एक मोटी नलिका का निर्माण करती हैं। मतलब कई सारी संग्रह नलिकाएं मिलकर, कई सारी संग्रह नलिकाएं मिलकर एक मोटी नलिका का निर्माण करती है, जिसे बेलिनाई की वाहिनी कहते हैं। क्या बोलते हैं, बेलिनाई की वाहिनी का निर्माण करती है, जिसे
बेलिनाई की वाहिनी कहते हैं। तो पूछ लिया जाए बेलिनाई की वाहिनी क्या होती है, तो कई सारी संग्रह नलिका मिलकर जब एक मोटी नली बना देती है, मोटी नलिका बना देती है, उसे ही बेलिनाई की वाहिनी कहते हैं, है ना। फिर ये वृक्क नलिकाएं वृक्क नलिकाएं पेल्विस में खुलती हैं। कहाँ खुलती हैं? पेल्विस में खुलती है, जिसे वृक्क श्रोणी कहते हैं। पेल्विस को क्या बोलते हैं? वृक्क श्रोणी। पेल्विस मैंने आपको बता रखा था, कुछ भाग ऐसे नाम मैंने बता रखे, टिपिकल से नाम आपको लगेंगे, लेकिन उनको भी आपको देखना पड़ेगा। जैसे पिरामिड बताया था, कैलिक्स बताया था, पेल्विस बताया था, है ना। कहाँ बताया था आपको पेल्विस? जैसे ये आपका वृक्क हो गया ना, इसके अंदर का ऐसे ऐसे अपन भाग पढ़ लिए थे। तो यहाँ उबार जैसा भाग था, यहाँ ऐसे कटोरी जैसी संरचना थी, ये तो कैलिक्स था, ये पिरामिड थे, और यहीं पे आपके क्या पाया था? पेल्विस, जहाँ इसका पिरामिड का मुंह शिफ्ट होता है, उसे अपन पेल्विस कहते हैं। तो वृक्क श्रोणी या पेल्विस वही कहलाती है। पेल्विस क्या है? जो आपके मूत्रवाहिनी का कीपनुमा चौड़ा भाग है। मूत्रवाहिनी, ये वृक्क नलिका पेल्विस में खुलती है, जो मूत्रवाहिनी का कीपनुमा चौड़ा भाग होता है। ठीक है, आगे आगे लिखते रहे आप। जो मूत्रवाहिनी का कीपनुमा चौड़ा भाग होता है, संग्रह नलिका वृक्क के पिरामिड भाग में स्थित होती है। कहाँ स्थित होती है? ये वाला पिरामिड भाग, मैंने आपको बताया ये पिरामिड भाग है। ये पिरामिड भाग किस में दशा होता है? कैलिक्स में। जैसे वापस बताऊँ आपको मैं, ये आपका वृक्क हो गया, फिर ऐसे करके क्या होते हैं? ये वाले ऐसे तो आपकी संरचना जो होती है उसको कैलिक्स बोलते हैं। जहाँ पिरामिड शिफ्ट होता है, पिरामिड फिट रहता है, उसको क्या बोलते हैं? कैलिक्स। और ये जो आपका एक त्रिभुजनुमा भाग है, इसको कहेंगे पिरामिड। और इस पिरामिड के अंदर संग्रह नलिका आपके जुड़ी रहती है। तो संग्रह नलिका वृक्क के पिरामिड भाग में स्थित होगी है। तो ये सारा जो वर्णन लिख लिया आपने, ये सारा वर्णन आपका संग्रह नलिका का हो गया, जिसके अंदर मूत्रवाहिनी का भाग भी आ गया। बेलिनाई की वाहिनी किसको कहा है? बेलिनाई की वाहिनी कई सारी आपके संग्रह नलिका मिलकर एक बड़ी मोटी नलिका का निर्माण करेंगे, जिसे बेलिनाई की वाहिनी बोलेंगे। तो ये बेलिनाई वर्ड याद रखना आपको। फिर प्रत्येक नलिका कई सारी नलिका पाई जाती हैं। तो ये सारी चीज़ें बताइए कि ये किससे जुड़ी होती है? आपकी दूरस्थ कुंडली नलिका से जुड़ा हुआ भाग है। तो ये सारी संग्रह नलिका की बात हो गई। तो ये आपके क्या चीज़ें हो गई? ये 6 जो मुख्य भाग थे आपके वृक्काणु के या वृक्क नलिका के कह लो या नेफ्रॉन के। 3 नाम मैं बता रहा हूँ आपको, वृक्क नलिका बोलो, वृक्काणु बोलो या नेफ्रॉन बोलो। ठीक है, तो ये इनके जो अपने 6 भाग पढ़े थे, कौन कौन से पढ़े फिर से अपन एक बार सुन लेते हैं। एक तो पढ़ा था मेलपिगिका है, जिसके अंतर्गत 2 भाग पढ़े थे अपन ने, बॉमन संपुट और ग्लोमेरुलस, जिसे केसिका गुच्छ भी कहा जाता है। फिर दूसरा पार्ट पढ़ा था अपन ने ग्रीवा, तीसरा पढ़ा था समीपस्थ कुंडलित नलिका, चौथा पढ़ा था अपन ने हेनले पॉस या हेनले लूप, 5वां आया था अपने दूरस्थ कुंडलित नलिका, और 6ठा आपके संग्रह नलिका। तो ये 6 भाग जो टोटल थे वृक्काणु के या नेफ्रॉन के, वो कंप्लीट हो चुके हैं। अब अपन बात करेंगे मूत्र निर्माण की क्रियाविधि या मूत्र बनने की क्रियाविधि, उसके छन्ने की क्रियाविधि, उसके 3 मुख्य जो प्रोसीजर है वो कौन कौन से, उसके बारे में अपन डिस्कस करने जा रहे हैं। तो ये आप पहले उतार लीजिए अपनी कॉपी में, फिर अपन नए सिरे से मूत्र निर्माण की प्रक्रिया को पढ़ लेते हैं। ठीक है ना।
और जो चीज़ उतर जाए यहाँ ब्लैक बोर्ड पे लिखी जाए उसको साथ साथ में आप उतारते रहें ना। यही आपके नोट्स है, यही आपका वर्णन है, यही सारी प्रक्रिया है, यही सारी विधियाँ हैं। इसी के प्रोसेस के आधार पर आपको उतारते रहना, लिखते रहना, याद करते रहना है ना। इसके अलावा कुछ नहीं आपकी किताब में है ना, ये सारा बुक का ही है। नेक्स्ट टॉपिक अपना आएगा मूत्र निर्माण की क्रियाविधि। तथा उत्सर्जन। ठीक है, मूत्र निर्माण की क्रियाविधि तथा उत्सर्जन है ना। तो मूत्र निर्माण कैसे होता है और उत्सर्जन कैसे होता है उसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। तो थोड़ा पहले अपन समझ लें कि कैसे मूत्र निर्माण होता है, कैसे मूत्र बनता है, कैसे, क्योंकि हमारे मूत्र को हम क्या कहते हैं, यूरिया कहते हैं ना, क्योंकि हम यूरियोटेलिक हैं। जब स्टार्ट में हमने लेसन किया था तभी मैंने बता दिया था कि उत्सर्जन की क्रियाविधि के आधार पर जीवों को 3 भागों में बांट रखा है। एक तो अमोनियोटेलिक, यूरियोटेलिक और यूरिकोटेलिक। अमोनिया के अंतर्गत हमने किससे लिया था, जिसके शरीर से अमोनिया का उत्सर्जन होता है ना, जिनके शरीर से अमोनिया निकाली जाती है उन्हें अमोनियोटेलिक कहा था, जिसके अंदर फिश आई थी। और हमने क्या बात करी थी कि जितने भी अकशेरुकी जीव होते हैं जिसे हम इनवर्टिब्रेट्स कहते हैं, उन इनवर्टिब्रेट्स का अंदर अमोनिया का निष्कासन किया जाता है, अमोनिया उत्सर्जित पदार्थ के रूप में पाया जाता है। फिर हमने यूरियोटेलिक की बात करी थी, जिसके अंदर हम आ गए थे, स्तनधारी आ गए थे, जिसके अंदर यूरिया का निर्माण किया जाता है, क्योंकि हमारे शरीर में बनने वाली अमोनिया को यकृत द्वारा यूरिया में कन्वर्ट किया जाता है ना। हमारे शरीर में लीवर एक ऐसा भाग है, सबसे बड़ी ग्रंथि भी कहा जाता है ना, यकृत सबसे बड़ी ग्रंथि के रूप में जानी जाती है, लीवर को हम सबसे बड़ी ग्रंथि के रूप में जानते हैं। तो उसके द्वारा हमारे शरीर में बने विषैले पदार्थ, क्योंकि हमारे शरीर में जब क्रियाविधि होती है, भोजन के पाचन के समय जब मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती है, उपापचय क्रियाएं होती हैं, तब कई सारे हानिकारक पदार्थ बनते हैं। उन हानिकारक पदार्थों को शरीर से बाहर त्यागना बहुत ज़रूरी होता है ना, आवश्यक होता है ना, उन्हें बाहर निकालना बहुत नेसेसरी होता है। तो हमारे शरीर में सीधी यूरिया नहीं बनती है, हमारे शरीर में क्या बनती है, सबसे पहले अमोनिया बनती है। उस अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट किया जाता है। उस कन्वर्ट करने वाले अंगों को कहते हैं यकृत या लीवर। तो उस लीवर के माध्यम से अमोनिया को यूरिया में बदला जाता है और फिर वो यूरिया हमारे रुधिर के साथ में शरीर के घूमती हुई इस किडनी तक पहुंचती है, वृक्क तक पहुंचती है और वृक्क द्वारा छानी जाती है। अब छानने की क्या प्रोसीजर है वो तो हम एक के बाद एक देखेंगे जब अपन टॉपिक टू टॉपिक पढ़ेंगे। तो यकृत कोशिकाओं में बने यूरिया को रुधिर के माध्यम से कहाँ लाया जाता है, वृक्क तक पहुँचाया जाता है। क्या बोल रहा हूँ, ध्यान सुनना। पहली लाइन ही क्या आएगी आपके, स्टार्टिंग कर रहे हैं ना, मूत्र निर्माण की क्रियाविधि और उत्सर्जन। तो उत्सर्जन और मूत्र निर्माण कैसे हो रहा है देखना। यकृत कोशिकाओं में बने यूरिया को रुधिर द्वारा वृक्क में लाया जाता है। कहाँ लाया जाता है, वृक्क में। फिर वृक्क में लाने के बाद वृक्क शिरा, हमने वृक्क धमनी भी देखी थी, वृक्क शिरा भी देखी थी, हमने चित्र बनाया था ऐसा है ना। मैं इस चित्र को मिटा के आपका एक पुराना चित्र याद दिलाऊं आपको। तो हमने सबसे पहले जब उत्सर्जन का चित्र बनाया था, मानव उत्सर्जन तंत्र का चित्र बनाया था, कैसे बनाया था, ऐसे बनाया था देखो। इस तरीके से हमने सबसे पहले निर्माण में जब पहला पढ़ा था तो इस तरीके से एक डायग्राम बनाया था, जिसके अंदर यहाँ वृक्क शिरा थी, ये पश्च महाशिरा थी,
क्या थी, पश्च महाशिरा थी, फिर इसके अंदर पढ़ा था अपन ने। तो सबसे पहला काम क्या होता है कि जब यकृत या लीवर हमारे उस यूरिया को रुधिर के माध्यम से वृक्क तक पहुंचाता है, और वृक्क में आने के बाद वो क्या होता है, जो वृक्क तक यूरिया पहुंचता है वो वृक्क शिराओं के माध्यम से पश्च शिरा में डाला जाता है। क्या होता है, प्रोसीजर स्टार्ट कहाँ से हो रही है देखना। यकृत द्वारा अमोनिया को यूरिया में बदला जाता है, और वह यूरिया यकृत कोशिकाओं के द्वारा रुधिर के माध्यम से वृक्क शिरा तक पहुंचता है, और वृक्क शिरा में पहुंचने के बाद वृक्क शिराओं के द्वारा पश्च महाशिरा में डाला जाता है। पश्च महाशिरा में डालने के बाद पश्च महाशिरा से रुधिर को यानी रक्त को यूरिया से पृथक किया जाता है। तो पहला जो वर्कआउट हो रहा है, पहला जो प्रोसीजर हो रहा है वो कहाँ से हो रहा है, आपके पश्च महाशिरा से। ये मोटी मोटी शिरा दिख रही है आपको, ये धमनी है महाधमनी, ये शिरा दिख रही है आपको, है ना। तो इस पश्च महाशिरा द्वारा ही रुधिर को यूरिया से अलग किया जाता है। अब अलग किया जाता है इसका मतलब ये नहीं टोटली अलग हो गया, रुधिर अलग और यूरिया अलग, यूरिन अलग, ऐसे नहीं हुआ। इस यूरिन के अलग होने के बाद भी इसके अंदर कई सारे उपयोगी पदार्थ होते हैं। अमीनो अम्ल हो गया, विटामिन्स हो गए, है ना, जल हो गया, खनिज लवण हो गए, ग्लूकोज हो गया, कई सारे इसके अंदर उपयोगी पदार्थ होते हैं। तो उन उपयोगी पदार्थ का भी वापस वर्णात्मक पुनर्अवशोषण होता है, और वो वर्णात्मक पुनर्अवशोषण की प्रक्रिया जब आएगी उसके अंदर पढ़ेंगे कि कई सारी चीज़ें ऐसी हो जो मूत्र के साथ हमारे उपयोगी पदार्थ होते हैं वो मूत्र के साथ उत्सर्जित होने के लिए निकल जाते हैं, लेकिन उनको वापस अवशोषित किया जाता है। आपको मैंने संग्रह नलिका के अंदर बताया था, संग्रह नलिका में क्या बताया था कि उसके अंदर सूक्ष्मांकुर होते हैं जिसकी वजह से उनका अवशोषण का तल बढ़ जाता है। तो अवशोषण वर्ड क्यों आया था वहाँ, क्योंकि वहाँ पुनर्अवशोषण की प्रक्रिया पाई जाती है ना। तो ये पश्च शिरा में आने के बाद क्या होता है, कैसे मूत्र निर्माण होता है, ये अपन एक के बाद एक तरीके से पढ़ते रहेंगे और लिखते रहेंगे ना। तो जब भी अपनी अगली क्लास होगी, अब अपनी क्लास में क्या करेंगे, इस मूत्र निर्माण की क्रियाविधि के बारे में एक के बाद एक टॉपिक लिखते हुए उसका वर्णन करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय। गुड मॉर्निंग एवरीवन। जैसा कि आप जानते हो कि हमने ईयर स्टार्ट किया था और उससे रिलेटेड जो भी पार्ट थे मैंने आपको बताया था कि ईयर के अंदर मेनली 3 पार्ट होते हैं, एक्सटर्नल ईयर, मिडिल ईयर और आपका इनर ईयर। एक्सटर्नल ईयर के बारे में डिस्कशन हमने कर ली थी, मिडिल ईयर के बारे में भी कर ली थी, लास्ट पार्ट आपका बाकी था इनर ईयर के बारे में डिस्कस करना। लेकिन आपको मैं एक बार फिर से रिकॉल कर देता हूँ, जो आपका एक्सटर्नल ईयर होता है उसके अंदर 2 पार्ट होते हैं। एक होता है पिना, जो आउटसाइड आपके मस्कुलर लेयर मतलब एक फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर होता है, उसको हम क्या कहते हैं, पिना कहते हैं। उसके अंदर 3 ऑरिकुलर मसल्स होती है जो वेस्टिजियल होती है, और साउंड वेव की डायरेक्शन में वो क्या करती है, रोटेट नहीं करती। ह्यूमन बींग्स के अंदर क्या होती है, वेस्टिजियल होती है, और एनिमल्स की बात करें तो उनके अंदर क्या करती है, ये फंक्शनल होती है। इसके बाद अगर अपन बात करें तो मैंने आपको बताया था एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाती है वो किसका पार्ट होती है, आपके एक्सटर्नल ईयर का ही पार्ट होती है। ये कितनी लॉन्ग होती है, 2.5 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है। उसके अंदर हेयर प्रेजेंट होते हैं, एंटीरियर पोर्शन में क्या प्रेजेंट होते हैं, हेयर प्रेजेंट होते हैं, जो क्या करते हैं, डस्ट पार्टिकल को रोकने का काम करते हैं। और उसके अंदर एक स्पेशल टाइप्स की सेल्स प्रेजेंट होती है पोस्टीरियर रीजन में उसके, और वो सेल्स कौन सी होती है, तो वो सेल्स होती है आपके सेरोमिनस सेल्स, सॉरी सेरोमिनस सेल्स होती है, जो क्या सिक्रेट करती है, सेरोमिन, जिसको हम क्या कहते हैं, ईयर वैक्स कहते हैं, और जो क्या करती है, बैक्टीरियल या माइक्रो ऑर्गेनिज्म को रोकने का काम करती है, या फिर डस्ट पार्टिकल को भी रोकने का काम करती है, और आपके टिम्पेनिक मेम्ब्रेन को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने का काम करती है। इसके बाद जो आपके एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल होती है, ये सपोर्टेड होती है विद द हेल्प ऑफ कार्टिलेजेस। एंटीरियर पार्ट में कार्टिलेजेस होती है और आपके पोस्टीरियर रीजन में टेम्पोरल बोन होती है। ये डायग्रामेटिकली हमने देख लिया था। इसके बाद जो आपका एक मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, इसके अंदर जो क्या होती है, स्ट्रेच कनेक्टिव टिश्यू से बनी होती है, जिसको हम क्या कहते हैं, टिम्पेनिक मेम्ब्रेन, जिसका दूसरा नाम है ईयर ड्रम। ये क्या करती है, जब साउंड वेव इससे स्ट्राइक होती है या हिट होती है इससे, तब क्या करती है, ये वाइब्रेट करती है और साउंड वेव्स को आगे पहुंचाने का काम करती है। इसके बाद आ जाता है आपका मिडिल ईयर, जिसके अंदर 3 बॉन प्रेजेंट होती है। मैंने आपको बताया था 3 ऑसिकल से मिलकर बना होता है, और ये कैविटी लाइक स्ट्रक्चर होता है आपका मिडिल ईयर, जिसके अंदर एयर फील्ड होती है। और ये 3 बॉन कौन कौन सी होती है, तो 3 बॉन्ड के बारे में मैंने आपको बताया था, याद करने का तरीका भी बताया था। वो तरीका था सिम,
सीम से आप इसको याद कर लोगे, लेकिन आपको क्या करना है, इसका ऑर्डर ध्यान रखना है। तो ऑर्डर कैसे ध्यान रखोगे, सीम तो सीधा लिखते हो आप, लेकिन उसको पीछे से पढ़ना है। यानी सबसे पहले आ जाएगी आपकी मेलियस, फिर आएगी इनकस, फिर आएगी स्टेपिस। स्टेपिस क्या होती है, स्मॉलेस्ट बॉन्ड होती है। आपके स्ट्रक्चर को भी ध्यान रखना, क्योंकि इसी से रिलेटेड आपका क्वेश्चन बनता है। तो मेलियस जो होता है वो कैसा स्ट्रक्चर होता है, उसका हैमर शेप। इसके बाद इनकस जो होता है वो एनविल शेप होता है। एनविल शेप क्या होता है वो भी मैंने आपको बता दिया था। इसके बाद स्टेपिस, इसका शेप कैसा होता है, कहाँ पे प्रेजेंट होता है, मतलब और कैसा दिखता है वो भी मैंने आपको बताया था। जैसे हॉर्स आपने देखा होगा, मतलब उसके ऊपर चढ़ने के लिए हम जिसका इस्तेमाल करते हैं उसको क्या कहते हैं, स्टिरिप शेप। ये 3 आपको बता दिए थे। स्मॉलेस्ट बोन होती है ह्यूमन की बॉडी की, ये आपको ध्यान रखना है, 1 नंबर के क्वेश्चन में आ सकता है। कौन सी, स्टेपिस। इससे रिलेटेड जो मसल्स होती है, जो मतलब आपके इनकस और स्टेपिस को जोड़ने का काम करती है, वो मसल्स होती है स्टेपिडस मसल्स। और ये आपके बॉडी की स्मॉलेस्ट क्या होती है, मसल्स भी होती है। ये भी ध्यान रख लेना, आपके जो आपकी स्टेपिस होती है वहीं पे एक मसल्स प्रेजेंट होती है। कौन सी, स्टेपिडस मसल्स होती है, जो आपकी बॉडी की स्मॉलेस्ट मसल होती है। ये क्या करती है, ये जो बोन होती है वो क्या करती है, वाइब्रेशन इनके अंदर जब क्रिएट होता है, मतलब टिम्पेनिक मेम्ब्रेन के अंदर जैसे ही वाइब्रेशन हुआ तो ये वाइब्रेशन को आगे बढ़ाएगा। मतलब साउंड वेव्स क्या होती है, आगे बढ़ती है, और ये साउंड वेव्स को एम्पलीफाई करने का काम करता है। ओवल विंडो और फेनेस्ट्रा ओवेलिस, और राउंड विंडो, और जिसको हम क्या कह सकते हैं, फेनेस्ट्रा रोटंडा भी कह सकते हैं। इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। आगे इससे रिलेटेड जो भी फंक्शन आएंगे मैं बताऊंगा। और स्टेशन कैनाल का काम क्या है, तो ये प्रेशर को मेंटेन करने का काम करता है। आपके ईयर के मिडिल ईयर के अंदर जो एयरफील्ड कैविटी है उसमें प्रेशर को मेंटेन करने का काम कौन करता है, यूस्टेशियन कैनाल। वो उसके बारे में भी मैंने आपको बता दिया था, मतलब डायग्राम हमने बनाया था पहले, और उससे रिलेटेड जो भी था मैंने आपको बता दिया था। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट जो पार्ट आता है वो है आपका इनर ईयर, जो बाकी था आपके। तो लास्ट वाला पार्ट है थर्ड आपका इनर ईयर। इनर ईयर, और मैंने आपको बताया था जो इनर ईयर होता है वो व्हाइटिश सॉफ्ट मेम्ब्रेन से बना हुआ रहता है, जिसको कहते हैं मेम्ब्रेनस लैबिरिंथ। किससे बना होता है ये, व्हाइटिश सॉफ्ट मेम्ब्रेन से बना हुआ रहता है, जिसको हम क्या कहते हैं, मेम्ब्रेनस लैबिरिंथ। मेम्ब्रेनस लैबिरिंथ जिसको कहा जाता है, ये व्हाइटिश पार्ट होता है, और यही पार्ट आपका क्या है, ये आपका इनर ईयर होता है। तो ये जो व्हाइटिश पार्ट होता है मेम्ब्रेनस लैबिरिंथ, ये एक बोन के अंदर प्रेजेंट होता है। और ये बोनी पार्ट भी क्या कहलाता है, लैबिरिंथ ही कहलाता है। बोनी लैबिरिंथ हो जाता है वो, जिसके अंदर ये प्रेजेंट होता है। मतलब दोनों क्या होते हैं, सेम शेप होते हैं। मतलब मेम्ब्रेनस लैबिरिंथ जिस शेप का बना हुआ रहता है उसी शेप की इसका जो सॉकेट होता है, यानी बोनी सॉकेट होता है, जिसके अंदर ये प्रोटेक्टेड होता है। उस प्रोटेक्शन वाले प्रोवाइड करने वाले बोनी पार्ट को क्या कहते हैं, बोनी लैबिरिंथ। तो आपको ये पता होना चाहिए कि इसको जो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा वो कौन करता है, बोनी लैबिरिंथ। या एक कैच बना हुआ रहता है जिसके अंदर ये सुरक्षित रह सकता है, यूँ कह सकते हैं अपन। तो ये हो जाएगा बोनी लैबिरिंथ। तो आपका जो मेम्ब्रेनस लैबिरिंथ होता है वो उसके मेनली 3 पार्ट होते हैं। कितने पार्ट होते हैं, 3 पार्ट। यानी इनर ईयर जो होता है उसके अंदर मेनली 3 पार्ट्स होते हैं। आपको ये पता होना चाहिए कि जो आपका मेम्ब्रेनस लैबिरिंथ है उसके अंदर कितने पार्ट होते हैं, 3 पार्ट होते हैं। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ उसको क्लियरली। तो आपका जो मेम्ब्रेनस लैबिरिंथ जो है उसके 3 पार्ट होते हैं, या फिर आपका जो इनर ईयर है वो 3 पार्ट के अंदर डिवाइड होता है। मतलब 3 पार्ट्स होते हैं। उसके अंदर वो कौन कौन से हैं, तो पहला है आपका वेस्टिब्यूल, फर्स्ट पार्ट है उसके अंदर वेस्टिब्यूल। इसके बाद आता है आपके सेमी सर्कुलर कैनाल, तो मैं यहीं पे लिख देता हूँ सेमी सर्कुलर कैनाल। इसके बाद आता है थर्ड पार्ट, इसके अंदर कोक्लिया, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है और हियरिंग के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, कोक्लिया। इसके स्ट्रक्चर के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि आपके एग्जाम में सीधे 3 नंबर का क्वेश्चन आता है कोक्लिया से रिलेटेड। मतलब जो आपका स्ट्रक्चर पूछा जाता है कोक्लिया से रिलेटेड, तो आपको इसका फंक्शन क्या होता है, इसके अंदर कौन कौन सी मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है और ये फंक्शन कैसे करता है, उसके बारे में हम अलग से देखेंगे। मतलब पूरा स्ट्रक्चर इसके बारे में पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पे देख लेते हैं हम कि ये इनर ईयर का पार्ट होता है, आपको ये पता होना चाहिए। ये मेम्ब्रेनस लैबिरिंथ के अंदर 3 पार्ट होते हैं। कौन कौन से, एक होता है वेस्टिब्यूल, दूसरा होता है सेमी सर्कुलर कैनाल, और तीसरा होता है कोक्लिया। अब ये काम कैसे करते हैं, कौन कौन से होते हैं, कितने होते हैं, उसके बारे में देख लेते हैं हम। तो जो आपका वेस्टिब्यूल है ये क्या होता है, सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है। सैक लाइक यानी पाउच, पाउच जिसको हम कहते हैं उस टाइप का स्ट्रक्चर होता है। तो ये क्या होता है, 2 कितने होते हैं, ये 2, तो 2 सैक लाइक स्ट्रक्चर।
इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, तो सैक लाइक होता है। इसके स्ट्रक्चर को भी बना के हम देखेंगे क्योंकि ड्रॉ करेंगे, और वो आपके जो मिडिल ईयर है उसके बाद ही स्टार्ट होता है आपका इनर ईयर, लेकिन वहाँ पे हम इसको शो नहीं कर सकते, इसलिए मैंने उस डायग्राम को क्लियर कर दिया और इस पार्ट को क्या करूँगा, अलग से बनाऊंगा। लेकिन वो होता जॉइन ईयर, इसको लास्ट में हम जॉइन बना के भी देख लेंगे ताकि आपको क्लियर हो जाए कि तीनों पार्ट अटैच कैसे होते हैं। तो मिडिल ईयर और हमने एक्सटर्नल ईयर को तो देख लिया था, लेकिन इनर ईयर भी तो आपके मिडिल ईयर के बाद ही होता है, उसी से कनेक्ट होता है। लेकिन इसको अलग से बना के इसलिए देख रहे ताकि एक साथ पूरा डायग्राम हम देख नहीं सकते और क्लियरिफाई नहीं कर पाते, इसलिए मैं उस पार्ट को क्या करूंगा, अलग से बना के दिखाऊंगा। तो ये क्या होता है, 2 सैक लाइक स्ट्रक्चर होते हैं आपके वेस्टिब्यूल। इसके अंदर एक सेंसरी पार्ट होता है, मतलब इसके अंदर एक सेंसरी स्ट्रक्चर होता है और सेंसरी स्ट्रक्चर को कहते हैं मैक्यूला। तो सेंसरी स्ट्रक्चर जो इसके अंदर प्रेजेंट होता है, किसके अंदर, मैक्यूला के अंदर। आपको ध्यान रखना है सेंसरी स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है इसके अंदर, जिसको कहते हैं वेस्टिब्यूल के अंदर प्रेजेंट होता है, जिसको कहते हैं मैक्यूला। क्या कहते हैं, मैक्यूला। आपको ये पता होना चाहिए ये सेंसरी स्ट्रक्चर होता है किसके अंदर, वेस्टिब्यूल का पार्ट होता है आपके सेंसरी स्ट्रक्चर, जिसको हम क्या कहते हैं, मैक्यूला कहते हैं। और 2 सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है, उसी पार्ट को हम क्या कहते हैं, वेस्टिब्यूल। इसके बाद आती है आपके सेमी सर्कुलर कैनाल। ये कैसी होती है, 3 होती है, यानी 3 सेमी सर्कुलर कैनाल प्रेजेंट होती है आपके अंदर, 3 सेमी सर्कुलर कैनाल। कितनी होती है, 3 सेमी सर्कुलर कैनाल होती है। और ये कहाँ पे प्रेजेंट होती है, तो आपका जो वेस्टिब्यूल वाला पार्ट है उसके अंदर जो मैक्यूला है, मैक्यूला के अंदर 2 पार्ट हो जाएंगे, एक होता है सेक्यूलस और दूसरा होता है यूट्रिकुलस। अब ये है क्या, वो भी हम देखेंगे स्ट्रक्चर से। तो उसमें जो यूट्रिकुलस वाला पार्ट है वहीं पे अटैच होती है आपकी सेमी सर्कुलर कैनाल। तो आपको क्लियर हो जाएगा जैसे ही मैं डायग्राम बनाऊंगा, लेकिन मैं यहाँ पे इसको क्लियर कर रहा हूँ कि इसके अंदर भी एक सेंसरी स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है, सेंसरी स्ट्रक्चर। अब ये जो इसके अंदर सेंसरी स्ट्रक्चर होता है वो कौन सा होता है, आपको ये भी पता होना चाहिए, वो है क्रिस्टी या क्रिस्टा। कौन सा होता है, क्रिस्टी। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो आपका वेस्टिब्यूल है और आपकी जो सेमी सर्कुलर कैनाल है उसके अंदर 2 सेंसरी स्ट्रक्चर होते हैं, एक होता है मैक्यूला वेस्टिब्यूल के अंदर और आपके सेमी सर्कुलर कैनाल के अंदर होता है क्रिस्टी। अब ये क्या काम करते हैं, ये दोनों पार्टी आपके क्या करते हैं, बैलेंसिंग प्रोवाइड करने का काम करते हैं। मतलब बॉडी का जो बैलेंसिंग और इक्विलिब्रियम के लिए रेस्पॉन्सिबल जो सेंसरी स्ट्रक्चर होते हैं वो कौन से होते हैं, एक होता है मैक्यूला और दूसरा होता है आपके क्रिस्टी। तो आपको ये नाम याद होने चाहिए, मतलब सीधे 1 नंबर के क्वेश्चन में पूछ लिया जाए कि जो ईयर के अंदर बैलेंसिंग और इक्विलिब्रियम प्रोवाइड करने के लिए जो सेंसरी स्ट्रक्चर होते हैं उनके नाम क्या है, उनके नाम है मैक्यूला और क्रिस्टी। ये किसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, मैक्यूला प्रेजेंट होता है, आपके पार्ट होता है किसका, वेस्टिब्यूल का, और सेमी सर्कुलर कैनाल का जो पार्ट होता है वो होता है क्रिस्टी। यानी सेंसरी स्ट्रक्चर क्रिस्टी कहाँ पे प्रेजेंट होता है, सेमी सर्कुलर कैनाल में। कोक्लिया क्या काम करता है, तो ये जो होता है वो कॉइल्ड शेप होता है। कैसा शेप होता है इसका, कॉइल्ड शेप। कॉइल्ड शेप, कॉइल होता है पूरा सर्कुलर, बिल्कुल कॉइल्ड होता है। तो कॉइल्ड शेप होता है आपका कोक्लिया। और ये क्या काम करता है, तो इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर हियरिंग। किसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, ये हियरिंग के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। आपको ध्यान रखना है इनर ईयर जो है उसके अंदर जो मेम्ब्रेनस लेबारिंथ होती है उसमें 3 पार्ट होते हैं, एक हो जाता है आपका वेस्टिब्यूल, दूसरा होता है सेमी सर्कुलर कैनाल और तीसरा होता है कोक्लिया। अब इसके बारे में बात करें हम, जैसे वेस्टिब्यूल की और सेमी सर्कुलर कैनाल की बात करें, इसके अंदर जो 2 पार्ट होते हैं यानी सेंसरी पार्ट जो होते हैं इसके अंदर वो कौन सा होता है, एक होता है मैक्यूला और दूसरा होता है क्रिस्टी। मैक्यूला और क्रिस्टी जो होता है आपकी बॉडी को क्या करता है, बैलेंसिंग या इक्विलिब्रियम प्रोवाइड करने का काम करता है। और आपका जो कोक्लिया होता है वो किसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, फॉर हियरिंग। ये ध्यान रखना, इनर ईयर में 2 पार्ट बैलेंसिंग प्रोवाइड करने के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं और आपका जो कोक्लिया होता है वो हियरिंग के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। अब स्ट्रक्चर से हम देख लेते हैं कि ये कैसे मतलब अटैच होते हैं और इनर ईयर में कैसे ये फंक्शन करते हैं उससे रिलेटेड। जैसे आपका वेस्टिब्यूल है तो हमने यहाँ पे लिखा है 2 सैक लाइक स्ट्रक्चर, मतलब 2 सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है। तो ये सैक लाइक स्ट्रक्चर होता कैसा है, तो मैं आपको बता देता हूँ। ये पाउच लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है आपके इनर ईयर के अंदर। वो कुछ ऐसा बना हुआ होता है, एक स्मॉल होता है और दूसरा लार्जर होता है इससे, और ये आपस में क्या होते हैं, कनेक्ट होते हैं विद द हेल्प ऑफ ए ट्यूब। तो ये वाला जो पार्ट है सैक लाइक स्ट्रक्चर हो गई आपके पाउच जैसे, मतलब ग्रेप्स के अंदर जैसा होता है उसको पाउच लाइक स्ट्रक्चर को हम साइंस के अंदर क्या कहते हैं, सैक कहते हैं। तो ये क्या हो गया आपका सैक लाइक स्ट्रक्चर हो गया। इसमें जो फर्स्ट वाला छोटा वाला स्मॉल पार्ट है उसको कहते हैं हम सेक्यूलस। इसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है सेक्यूलस। और ये जो थोड़ा सा इससे बड़ा होता है कंपेरिजन में, सेक्यूलस से बड़ा होता है, उस वाले पोर्शन को हम कहते हैं यूट्रिकुलस। क्या कहते हैं, यूट्रिकुलस, इसको कहा जाता है यूट्रिकुलस। अब ये दोनों पार्ट किसके हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए जो आपका मैक्यूला है उसी के पार्ट होते हैं सेक्यूलस एंड यूट्रिकुलस। तो आपको पता होना चाहिए, इसको कह सकते हैं सेक्यूलस, तो इसको कह सकते हैं मैक्यूला सेक्यूलाई, और जो आपका यूट्रिकुलस है उसको कह सकते हैं मैक्यूला यूट्रिकुलाई। ठीक है, तो आपको यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। इसके बाद ये जो आपका नेक्स्ट वाला पार्ट है, मतलब जो डक्ट इसको कनेक्ट कर रही है वो नीचे की तरफ भी आगे बढ़ती है और एक कनेक्शन और बनाती है। यहाँ पे एक डक्ट और निकलेगी
और फिर बाद में जो स्ट्रक्चर यहाँ से अराइज होगा वो भी सैक लाइक ही होता है, और इसके अंदर एक फ्लूइड प्रेजेंट होता है। इसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है? एक फ्लूइड प्रेजेंट होता है जिसको हम कहते हैं एंडोलिम्फ। जिसको क्या कहते हैं? एंडोलिम्फ। एंडोलिम्फ ये आपके जो सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड होता है उसी के टाइप का होता है, तो इसको कहते हैं एंडोलिम्फ। और ये जो स्ट्रक्चर है इसको कहते हैं सेक्युलस एंडोलिम्फेटिकस। इसको क्या कहा जाता है? सेक्युलस एंडोलिम्फेटिकस। इसको कहते हैं सेक्युलस एंडोलिम्फेटिकस। इसके बाद ये आपका हो गया सेक्युलस और ये हो गया आपका यूट्रिकुलस। इसके बाद ये यूट्रिकुला सेक्युला डक्ट होती है। इसके अंदर कौन सी डक्ट होती है? क्योंकि यहाँ पे क्या है, यूट्रिकुलस है और सेक्युलस है, इन दोनों को जोड़ने का काम कर रही है, इसका नाम क्या होगा? तो यूट्रिकुला सेक्युला या सेक्युलस डक्ट कौन सी होती है? यूट्रिकुला सेक्युलस डक्ट होती है। और ये यूट्रिकुलस एंडोलिम्फेटिकस होती है। ये जो डक्ट होती है वो क्या होती है? इसको अपन कह सकते हैं यूट्रिकुलस एंडोलिम्फेटिकस कह सकते हैं, लेकिन वहाँ पे डक्ट को मार्किंग करने की जरूरत नहीं है। ये ध्यान रखना, आपके एक किसका पार्ट हो जाएगा? आपके वेस्टिब्यूल का पार्ट हो जाएगा। वेस्टिब्यूल के अंदर दो पार्ट होंगे, एक तो सेक्युलस, दूसरा यूट्रिकुलस। अब ये पार्ट किसके है? आपका जो सेंसरी स्ट्रक्चर है मैक्यूला, ये पूरा पार्ट तो वेस्टिब्यूल का ही है। ये पूरा जो हमने स्ट्रक्चर बनाया वो किसका है? वेस्टिब्यूल का ही पार्ट है। लेकिन इसमें जो मैक्यूला सेंसरी स्ट्रक्चर होता है उसके अंदर दो पार्ट हो जाते हैं, एक सेक्युलस, दूसरा यूट्रिकुलस। यहाँ पे कंफ्यूज होना नहीं है। इसके बाद अगर अपन बात करें तो नेक्स्ट आ जाता है आपका सेमी सर्कुलर कैनाल। हमने कहा ये तीन होते हैं। अब ये जो सेमी सर्कुलर कैनाल होती है वो किसका पार्ट होती है? जो आपका यूट्रिकुलस है उसी के अंदर ये अटैच होती है। इसका पार्ट नहीं है, ये सेकंड पार्ट है आपका किसका? मेम्ब्रेनस लेबारिंथ या इनर ईयर का सेकंड पार्ट हो जाता है सेमी सर्कुलर कैनाल। अब इसके अंदर भी एक सेंसरी स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसको कहते हैं हम क्रिस्टी। और ये कहाँ पे अटैच होता है? ये जो आपका यूट्रिकुलस वाला पार्ट है वहीं पे आपकी सेमी सर्कुलर कैनाल क्या होती है? अरेंज होती है। और ये तीन होती है। तो ये अरेंज कैसी होती है वो मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे स्ट्रक्चर बना के। तो ये जो इसका एंटीरियर पोर्शन होता है वो क्या होता है? थोड़ा सा स्वेल होता है। ये कुछ ऐसी बनी हुई रहती है। इसके अंदर तीन पार्ट होंगे, तो हम तीनों पार्ट को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तीसरा पार्ट जो होता है पोर्शन, सेकंड पोर्शन यहाँ पे अटैच हो जाएगा इससे, ताकि अलग अलग मैं बना दूँ तो आपको क्लियर हो जाए। ये वाला पार्ट भी क्या होता है? इसका स्लाइटली स्वेल्ड होता है। और ये जाके अटैच होगा, यहाँ पे एक कॉमन डक्ट होती है जिससे जाके ये अटैच होता है। तो ये हो जाएगा आपका एंटीरियर पोर्शन यानी एंटीरियर सेमी सर्कुलर कैनाल। इसको क्या कहेंगे? तो इसको कहा जाता है एंटीरियर सेमी सर्कुलर कैनाल। तो ये हो गया आपका एंटीरियर पोर्शन यानी एंटीरियर सेमी सर्कुलर कैनाल। और ये नीचे वाली जो होगी इसको कहेंगे पोस्टीरियर सेमी सर्कुलर कैनाल। ये इसका क्या हो गया? सेकंड पार्ट हो गया, मतलब फर्स्ट ये, सेकंड ये। और जो इनर साइड होती है उसको कहते हैं हम लेटरल सेमी सर्कुलर कैनाल। उसके अंदर भी क्या होता है? एक स्वेलिंग पार्ट प्रेजेंट होता है। तो यानी इनर मोस्ट जो आ जाएगी वो क्या हो जाएगी? सॉरी, यहाँ पे जो अटैच होती है कुछ इस तरह से, और इसका जो आगे वाला पोर्शन है वो क्या होता है? स्वेल्ड होता है। तीनों के अंदर एक एक पार्ट जो होता है इसका वो क्या होता है? स्वेल होता है। और इस स्वेलिंग वाले पार्ट को हम कहते हैं एम्प्यूला। क्या कहते हैं? एम्प्यूला कहा जाता है। मतलब यहाँ पे मैं इसको मार्किंग कर देता तो आपको ध्यान रहेगी स्वेलिंग वाला पार्ट क्या कहलाता है? एम्प्यूला। अब यहाँ पे ध्यान रखना, ये जो एम्प्यूला वाला पार्ट है इसी के अंदर ये सेंसरी स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। आपका ये जो क्रिस्टी है ये सेंसरी स्ट्रक्चर कहाँ पे प्रेजेंट होता है? आपके एम्प्यूला वाले पोर्शन के अंदर ही प्रेजेंट होता है। और इस एम्प्यूला वाले पार्ट के अंदर प्रेजेंट होगा, इसका मतलब यहाँ पे हम क्लियरली बता सकते हैं कि जो आपका ये एम्प्यूला है वो कितने? 1, 2 एंड 3 एम्प्यूला और 3 सेमी सर्कुलर कहला रहे थे। क्रिस्टी के नंबर कितने होते हैं? क्रिस्टी भी 3 होती है। इसके बाद मैक्यूला की बात करें तो 2 और क्रिस्टी कितनी होती है? आपको ध्यान रखना है क्रिस्टी 3 होगी। क्यों? क्योंकि 3 एम्प्यूला और तीनों एम्प्यूला के अंदर क्या प्रेजेंट होती है? आपके क्रिस्टी प्रेजेंट होती है। और ये सेमी सर्कुलर कैनाल का क्या है? ये स्ट्रक्चर है सेमी सर्कुलर कैनाल का। और ये जो इनर मोस्ट हमने जो बनाई है तीसरी, वो कौन सी हो जाएगी? लेटरल सेमी सर्कुलर कैनाल। कौन सी हो जाएगी? लेटरल सेमी सर्कुलर कैनाल। ये हो जाएगी लेटरल सेमी सर्कुलर कैनाल। और इनके बीच में जो कॉमन डक्ट है, ये वाली पूरी जो कॉमन डक्ट बनी हुई है उसको कहते हैं क्रस कम्यून।
नहीं भी याद रखो तो चलेगा, इतने ज़्यादा नाम। क्रस कम्यून, ठीक है, इसको क्रस कम्यून कहा जाता है। और ये आपके 3 सेमी सर्कुलर कैनाल होगी। तो आपको ध्यान रखना है, सेमी सर्कुलर कैनाल जो होती है वो कितनी होती है, 3 होती है। इनर ईयर का पार्ट है और कहाँ पे अरेंज होती है, आपका जो यूट्रिकुलस है उसी पोर्शन पे ये क्या होती है, अरेंज होती है। उसके अंदर जो स्वेलिंग पार्ट होता है उसको एम्पिला कहते हैं। इसी के अंदर सेंसरी स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है आपका क्रिस्टी। और लास्ट जो पोर्शन बचता है, टाइम की कमी है इसलिए मैं इसको फास्ट बता देता हूँ आपको, कोक्लिया, जो कोल्ड होता है और किसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, हियरिंग के लिए। यानी आपके मैक्यूला और क्रिस्टी बैलेंसिंग के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है और कोक्लिया हियरिंग के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। और ये जो कोक्लिया होता है वो आपके सेक्यूलस वाले पार्ट से अटैच होता है। तो कोक्लिया को भी मैं यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ, इसके बाद इसके पूरे स्ट्रक्चर को हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो जो आपका कोक्लिया होता है वो कुछ ऐसा कोल्ड होता है। कैसा होता है, कोल्ड होता है। और ये कोल्ड वाला जो स्ट्रक्चर है वो आपके जाके अटैच होता है कहाँ पे, एक डक्ट के थ्रू, जिसको डक्टस ऑफ रीयूनियन कहते हैं, उससे जाके मतलब अटैच होगा आपके सेक्यूलस वाले पार्ट से। तो सेमी सर्कुलर कैनाल आपके यूट्रिकुलस पार्ट से अटैच होती है और आपका जो कोक्लिया होता है जो सर्कुलर होता है कोल्ड एकदम, वो कहाँ पे अटैच होता है, आपके सेक्यूलस वाले पार्ट से अटैच होता है। इसको कहेंगे हम कोक्लिया। और कोक्लिया क्या होता है, हियरिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है और कोल्ड होता है। और यहाँ से जो डक्ट इसको अटैचमेंट प्रोवाइड कर रही है, मतलब सेक्यूलस से, इस डक्ट को क्या कहते हैं, इसको कहते हैं डक्टस रीयूनियन। इसको कहा जाता है डक्टस रीयूनियन। ठीक है, तो आपको यहाँ पे ये क्लियर हो गया होगा पूरा स्ट्रक्चर, जिसमें यह पूरा पार्ट वेस्टिब्यूल का था, ये सेमी सर्कुलर कैनाल है और ये आपका हो गया कोक्लिया। ये कौन सा पार्ट होता है, ये पूरा आपका इनर ईयर का पार्ट हो गया। किसका पार्ट हो गया, इनर ईयर का। और इनर ईयर के अंदर 3 पार्ट आते हैं, एक आता है वेस्टिब्यूल, एक आता है सेमी सर्कुलर कैनाल, दूसरा आता है कोक्लिया। उसके अंदर जो 2 पार्ट होते हैं यानी मैक्यूला और क्रिस्टी, जो किसके पार्ट होते हैं, वेस्टिब्यूल और सेमी सर्कुलर के कैनाल के, जो क्या करते हैं, बैलेंसिंग प्रोवाइड करने का काम करते हैं। और जो आपका कोक्लिया होता है वो कोल्ड होता है और किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, फॉर हियरिंग। और ये पूरा स्ट्रक्चर मैंने आपको बना के दिखा दिया। और इसमें आप ये ध्यान रखना, एंडोलिम्फ एक फ्लूइड होता है जो सीएसएफ की तरह ही होता है, यानी सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड की तरह। और ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है, सेक्यूलस एंडोलिम्फेटिक इसके अंदर होता है और ये भी वेस्टिब्यूल का ही पार्ट होता है। और बाकी इससे रिलेटेड जितने भी पार्ट्स है, मतलब जैसे कोक्लिया के स्ट्रक्चर को हम अलग से पढ़ेंगे, मैक्यूला और क्रिस्टी के बारे में भी देखेंगे, ये फंक्शन कैसे करते, तो उससे रिलेटेड जो भी है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगा। थैंक यू।